रस्म बाय नबीला अजीज मुकम्मल नॉवेल। तलाक। कितनी ही देर से उसके दिमाग में इस एक लफ्ज की बाज गुजश्त हो रही थी और कितनी ही देर से वो कुछ कह नहीं सकता था। उसके लब ही खामोश नहीं हुए थे, वो तो जैसे सर से पांव तक खामोश हो गया था। उससे कभी सोचा ही नहीं था कि दूसरी तरफ से तलाक का मुतालबा भी हो सकता है। क्यों बरखुरदार खामोश क्यों हो गए? सैयद सिराज हुसैन की बारोब आवाज पे वो एकदम चौंक कर उस संगीन लफ्ज के हिसार से बाहर आया था और महज चंद सेकंड्स में ही अपने तमाम तासुरात पर काबू पाते हुए उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। ये फैसला आपका है या फिर मेरी जोजा मोहतरमा का? उसका लहजा दोबारा से पुरसकून और हमवार हो चुका था। फैसला चाहे किसी का भी हो, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो भी काफी तहम्मुल से बोले थे। क्यों नहीं होना चाहिए मुर्शद साईं? ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। उसने लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़ोर देकर कहा था। ये तुम्हारी ज़िंदगी का ही नहीं बरखुरदार, हमारी इज़्ज़त, गैरत और रस्म व रिवाज का मामला भी है, जो बकौल तुम्हारे कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, मगर तुम ये नहीं जानते कि हमारे लिए हमारी इज़्ज़त, गैरत और रस्म व रिवाज मौत और ज़िंदगी की सी अहमियत रखते हैं और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक पल के लिए सैयद सिराज हुसैन की रंगत गुस्से की आंच से सुर्ख पड़ गई थी। मुर्शिद साईं, आपको शायद मेरी बात सुनने में गलत फहमी हुई है। मैं आपकी इज्जत और गैरत को गैर अहम कहने का कभी सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता आपके रस्म व रिवाज के खिलाफ मैं कल भी था और आज भी हूँ। आप ना जाने कब से इस बेजा रस्म पर अमल करते हुए कितनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं और कितने दिलों को बर्बाद किया है आप लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखें मुर्शिद साईं, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने दिल से वाबस्ता एक दिल को उम्र भर की तन्हाई और खामोशियां नहीं सौंपने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो काफी मजबूत और संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह से खड़ा हो गया था। देखो लड़के, आज से कुछ अरसा पहले एक फैसला तुमने किया था और अपनी बात मनवाई थी, लेकिन हम चुप रहे थे। आज एक फैसला हम कर रहे हैं और अपनी बात मनवाएंगे, लेकिन तुम सिर्फ चुप रहोगे। वो इंतहाई दो टोक और गुस्सेले अंदाज में बोले थे, लेकिन किसी से मरूब होने वाला और अपने मकाम से पीछे हटने वाला वो भी नहीं था। वो अगर सैयद फरीद हुसैन के बेटे थे, तो वो भी सुल्तान गर्देजी का इकलौता लाडला पोता था, इतनी वसी जागीर का तन्हा वारिस। मैं हक पे था और मैंने एक जायज़ फैसला किया था, जबकि आप सरासर जुल्म कर रहे हैं। वो उनकी हर बात, हर फैसले से इनकारी था। अगर मजलूम खुद कह दे कि मुझ पे कोई जुल्म नहीं हुआ, तो फिर सैयद सिराज हुसैन फखरिया अंदाज में सुकून से बोले थे। लेकिन वो यकदम बुरी तरह से चौंक गया था। एक पल में उसकी सोच कहाँ से कहाँ चली गई थी, मगर फिर फौरन ही अपने आप को संभाल लिया था। कहना क्या चाहते हैं आप? उसने बगौर उनका चेहरा जांचा था। जो तुम बखूबी समझ चुके हो, वो अभी भी पुरसकून थे। लेकिन मैं तलाक फिर भी नहीं दूंगा, उसने सख्ती से कहते हुए नफी में गर्दन हिलाई थी। देखो, तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त भी तुमने यकतरफा फैसला किया था और आज भी तुम यकतरफा फैसले पे अड़े हुए हो। वो तुम्हारे फैसले में ना कल शामिल थी और ना आज होगी। तुम्हारे जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसकी हिम्मत तोड़ने की एक भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, फिर आपने जो कहा मैं वही करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, एक मर्द का वादा। उसने काफ़ी सलीके से उनको अपनी बात पे लाना चाहा था। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा था। जी, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त आपके चचा हज़ूर से माँग रहा हूँ। उसने बड़े एहतराम से तंज का तीर छोड़ा था। और अगर हम इस चीज़ की इजाज़त ना दें तो? वो सोफ़े पे टाँग चढ़ाए बैठे थे, अंदाज़ में सख्ती थी। तो फिर दोबारा कभी तलाक के लफ्ज़ को सोचिएगा भी मत। वो उनके लिए हद से ज़्यादा टेढ़ा साबित हो रहा था। बरखुरदार, हम चाहते हैं कि ये मामला घर का है तो घर में ही निबट जाए। ना तुम्हारी इज़्ज़त बिगड़े और ना हमारा नाम उछाला जाए, वरना कोर्ट कचहरी तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। उन्होंने उसे तकरीबन धमकी दी थी, जैसे कुछ बावर करवाना चाहा हो। ठीक है मुर्शिद साईं, आप अगर कोर्ट कचहरी तक जाने का शौक़ भी पूरा करना चाहते हैं तो यही कर लेते हैं। अब मैं आपकी तरफ से अदालती कार्रवाई का मुंतज़िर रहूँगा और देखूँगा कि अदालत और शरीयत का मुजरिम कौन है। वो उनके मुँह से अदालत का ज़िक्र सुनकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कभी भी अदालत का रुख नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि मैं एक बार रूबरू उससे मिलना चाहता हूँ, फिर चाहे तो तलाक हो जाए और चाहे तो। वो अपना जुमला अधूरा छोड़ते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ था, जबकि सैयद सिराज हुसैन शदीद कशमकश का शिकार नज़र आ रहे थे, जैसे अपना फैसला और उसका अंजाम सोच रहे हों।
देखिए मुर्शिद साईं, मैं एक मर्द बच्चा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से इज्जतदार और गैरतमंद भी हूँ। अपना वादा अपनी जुबान निभाना जानता हूँ। आप फिक्र ना करें, एक तरफा फैसला और कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने उन्हें भरपूर यकीन दहानी करवाई थी और वो कुछ सोचते हुए सोफे से खड़े हो गए थे, जैसे किसी नतीजे पे पहुंच गए हों। ठीक है, कल तुम हवेली आ जाना, वो कहकर रुके नहीं थे, बल्कि तेजी से ड्राइंग रूम से बाहर आ गए थे, जहां उनके सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट खड़े खड़े थे, जबकि वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच गुमसुम सा खड़ा था। उसकी सोच कहीं और थी, क्योंकि इस सारे किस्से में ऐसा एक नुक्ता भी था जो फरामोश नहीं हो सकता था, मगर उसी नुक्ते पर ना उन्होंने बात की थी, ना ही उसने खुद जिक्र किया था। हालांकि सबसे अहम पॉइंट वही था और उसी पे बात नहीं हुई थी। शहरबानो, सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है? सैयद सिराज हुसैन की बड़ी बेटी जोहरा ने काफी गहरी नजरों से देखते हुए पूछा था। आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा। शहरबानो अभी अभी वजू करके आई थी और नमाज पढ़ने के लिए सर पे दुपट्टा लपेट रही थी जब उसकी चचाजाद बहन अपने चेहरे पर ढेरों तजस्सुस सजाए उसके कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन शहरबानो ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बस नॉर्मल से अंदाज में जवाब देकर आगे बढ़ गई थी, लेकिन जोहरा वापस जाने के बजाय वहीं बैठकर उसके नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगी थी। उसे शहरबानो की शादी का सुनकर बहुत तजस्सुस और दिलचस्पी हो रही थी कि आखिर शहरबानो का क्या बनेगा। वो क्या करेगी? कैसे रहेगी उम्र भर इस तरह? क्योंकि इस रस्म को निभाना तारिकुद-दुनिया हो जाने के बराबर ही था। हर दुनियावी चीज़ को छोड़ देना इतना आसान काम नहीं था, जैसे फूफो फातिमा ज़िंदगी बसर कर रही थी। इसी तरह अब शहरबानो को भी ज़िंदगी गुज़ारना थी। क्या बात है ज़ोहरा आपी, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? ज़ोहरा की सोच का तसलसल शहरबानो की आवाज़ से टूटा था, जो नमाज़ पढ़ के आ चुकी थी। कुछ नहीं शहरबानो, में सोच रही थी कि तुम किस तरह सब कुछ छोड़ दोगी, दिन-रात इबादत में कैसे गुज़ारोगी? ज़िंदगी तो पूरे घर में गुज़ारने के लिए होती है, घर के एक कोने में नहीं। ज़ोहरा बेचारी सच ही तो कह रही थी, मगर इस रस्म को ज़िंदा जावेद रखने वालों को भला कौन समझाता? अगर फूफी फातिमा अपने बाप और भाइयों के लिए ये सब कर रही हैं, तो मैं भी कर लूँगी। वो भी तो मेरे जैसी और मेरी हम-उम्र ही थीं जब उन्होंने ये शादी की थी। वो बेहद नरमी से बोली थी, जबकि ज़ोहरा ने नागवारी से देखा था। हुँ, मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं तो ऐसा हरगिज़ ना करती। ये भी भला कोई रस्म है? ज़ोहरा अपने बड़ों के खिलाफ थी और मिज़ाज में भी खासी तेज़ तरार थी। लेकिन शहरबानो सब सब लड़कियों में से खासी खामोश-तबार, ढीली-ढाली सी, नरम फ़ितरत की लड़की थी। किसी से लड़ना-झगड़ना या अपने हक़ में बोलना उसे हरगिज़ नहीं आता था। वो किसी भी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पे बोल ही नहीं सकती थी, बड़ों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी नज़र में जैसा है, जो भी है, बस अच्छा है। वो कभी किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं करती थी। कुछ लोग उसकी इस फ़ितरत को उसकी अदा समझते थे। लेकिन सच तो ये था कि उसकी खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि वो जो भी कहती, जो भी करती, वो उसकी अदा बन जाता था। शहरबानो, इनकार कर दो इस किस्म की शादी से। सिर्फ़ कलमे ही तो पढ़ने हैं और फिर उम्र भर के लिए एक कोठरी में बैठ जाना है। नहीं ज़ोहरा आपी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन यार, मैं होती तो ज़रूर सोच सकती थी। मुझ में और आप में फ़र्क भी तो बहुत है। मैं सैयद मेराज हुसैन की सबसे छोटी साहबज़ादी सैयदा शहरबानो, जिसके माथे पे सदक़े की लकीर है, और आप सैयद सिराज हुसैन की सबसे बड़ी साहबज़ादी सैयदा ज़ोहरा बतूल हैं, जिसके माथे पे शादी की लकीर है। और यही लकीर हमें एक-दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। वो काफ़ी सादगी से बोली थी। लेकिन शहरबानो, ज़ोहरा ने कुछ कहना चाहा था। नहीं ज़ोहरा आपी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है कि मैं अपने बाप और भाइयों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। मेरी ऐसी ज़िंदगी भला किस काम की, जो मेरे अपनों के काम ना आए। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जिसे उन्होंने सदका बनने का एज़ाज़ दिया है। शहरबानो ने नरम मुलायम लहजे में कहते हुए ज़ोहरा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने उसकी मदद के लिए मरियम को भेज दिया था। क्या हो रहा है भई? दोनों कज़िन्स बड़े संजीदा मूड में लग रही हो। मरियम ने मुस्कुराते हुए आकर शहरबानो को कोहनी मारी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें बातें कर रहे थे। उसने बात को टाल दिया था। वो हर एक के सामने इस शादी के ज़िक्र को छेड़कर उनके सवालों का निशाना नहीं बन सकती थी, बल्कि वो तो हर मुमकिना तौर पर इस ज़िक्र से बचने की कोशिश करती थी। लगता है इस हवेली में अल्लाह ने एक यही सादतमंद रूह भेजी है, जो सब चाहते हैं वही करती है। ज़ोहरा ने शहरबानो को देखकर तंज़िया कहा और उठ खड़ी हुई थी। शहरबानो चुप खड़ी थी। पागल, वो सर झटक कर चली गई थी। वो इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुआ ही था कि बड़ी अम्मा का पैगाम रसां आ गया। साहब जी, बड़ी अम्मा ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। मुलाज़िमा ने मुअद्दब से लहजे में पैगाम दिया। लेकिन उसे इस पैगाम से काफ़ी हैरानी हुई थी। भला इस वक़्त आधी रात को ऐसा कौन-सा ज़रूरी काम आन पड़ा था कि उन्होंने उसे अपने कमरे में फ़ौरी तलब किया था?
ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसने अपनी हैरत कंट्रोल करते हुए मुलाज़िमा को जाने का इशारा किया था और फिर जायनमाज़ समेटकर बेड से अपनी गर्म चादर उठा के कंधों पे डालते हुए खुद भी बाहर निकल आया था। बाहर पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राहदारी और हॉल कमरे के तमाम फ़ानूस बुझे हुए थे, अलबत्ता नाइट बल्ब हर दीवार पे रोशन थे, जिनकी मद्धम रोशनी में वो मज़बूत कदम उठाता सीढ़ियाँ उतर आया था। बड़ी अम्मा के कमरे के अधखुले दरवाजे से ट्यूबलाइट की रोशनी एक लकीर की सूरत बाहर तक आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने दस्तक देकर इजाज़त चाही थी। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अपनी दादी से इजाज़त कैसी? बड़ी अम्मा अपने जहाज़ी साइज़ बेड पे गाँव तकिए से टेक लगाए तस्बीह हाथ में पकड़े नीम दराज़ बैठी थीं। उसकी आवाज़ सुनकर अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठी थीं। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, आप ठीक तो हैं ना? उसने अंदर दाखिल होते ही तशवीश का इज़हार किया था। हाँ पुत्तर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने कंबल हटाकर उसके बैठने के लिए जगह बनाई थी। वो सादतमंदी से उनके करीब ही बैठ गया था। मगर चौंका वो उस वक़्त जब उसकी नज़र दाएँ दीवार से लगे सोफ़े की सिमत उठी थी, जहाँ इस वक़्त उसके अब्बा साईं और अम्मा साईं विराजमान थे और काफ़ी मुतफ़क्किर नज़र आ रहे थे। खैरियत तो है बड़ी अम्मा, आप लोग इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? कोई परेशानी है क्या? उसने गर्दन मोड़कर बड़ी अम्मा को देखा। हाँ पुत्र, सब खैर है, तुम परेशान न हो। ये बताओ क्या कर रहे थे? कहीं नींद से तो नहीं जगा दिया रज़िया ने? बड़ी अम्मा ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ फेरते हुए पूछा था। नहीं, मैं अभी नमाज़ पढ़ रहा था। इस वक़्त नमाज़? बाजमात क्यों नहीं पढ़ी? बड़ी अम्मा ने इस्तफ़सार किया था। शहर से वापस गाँव आते 10 बज गए थे। रास्ते में पता ही नहीं चला इसलिए मस्जिद नहीं जा सका। उसने वज़ाहत दी तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया था। खाना खा लिया तुमने? पता नहीं क्यों वो उससे छोटे-छोटे सवाल कर रही थी, जैसे कुछ कहने से पहले तमहीद बाँध रही हों। जी, नमाज़ पढ़ने से पहले खाना ही खाया था। अब उसे अंदर ही अंदर उलझन सी होने लगी थी कि क्या मसला है, जो वो लोग रात के इस पहर हल करने के लिए बैठे हुए हैं। उसने एक नज़र अपने वालिदैन की सिमत देखा, जो खुद किसी कशमकश का शिकार लग रहे थे। लगता है तुम कुछ थके हुए हो। बड़ी अम्मा ने उस अपने बहू और बेटे को देखते हुए पोते से तकरीबन चौथा सवाल किया था। वो खुद कुछ उलझी हुई लग रही थी, जैसे कुछ कहने और ना कहने की कशमकश में डोल रही हों। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। थकन भला कैसी? आप बताएं। आपने शायद मुझे किसी काम से बुलाया था। बिलाहिर उससे खुद ही पूछ लिया था, क्योंकि वो तो टाल मटोल ही करती नजर आ रही थी, जैसे उसे बुलाकर कुछ बताने का इरादा बदल गया हो। हाँ पुत्र, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर कभी तुम देर से घर आते थे और कभी शहर ही रुक जाते थे, इसीलिए सोचा आज बात कर ही लूं। बड़ी अम्मा बात करते करते एक बार फिर वक्फा लेने के लिए रुक गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लाडला चहीता पोता जितना सादतमंद, समझदार और अच्छा है, उतना ही जिद्दी और बासूल भी है। गलत बातों बर्दाश्त ही नहीं होती थी और ना ही किसी की हक तलफी होते देख सकता था, चाहे वो हक तलफी उसके अपने घर में उसके मुलाजमों के साथ हो रही होती थी। वो उनके हक में भी बोल उठता था। जी कहिए बड़ी अम्मा, मैं सुन रहा हूँ। वो उनके सामने सर झुकाए बैठा था। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले एक मन्नत मानी थी और अब उस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन ये मन्नत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम मेरा साथ ना दो। इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले तुमको बता दूं और तुमसे पूछ लूं। उन्होंने कुछ मुतज़व्वज़ब से अंदाज में कहा था और वो इतनी सी बात पर हैरान हुआ था। अरे बड़ी अम्मा, आपकी मन्नत में भला मैं क्या कहूँगा? आप पूरी कर दें अपनी मन्नत। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बोला था। नहीं बेटा, मेरी मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकती, मेरी मन्नत तो तुमने पूरी करनी है। वो आहिस्तगी से बोल रही थी और उनके चेहरे पर छाई परेशानी और आजिज़ी ने उसे ठिठका दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि कोई गंभीर मसला है और ये लोग मुझसे कह नहीं पा रहे। अब्बा सही आप बताएं क्या मसला है? कैसी मन्नत पूरी करवानी है बड़ी अम्मा ने? उसने अपने वालिद मोहतरम ज़मान गर्देज़ी को इस्तफ़ामिया नज़रों से देखते हुए पूछा था और ज़मान गर्देज़ी अपनी वालिदा मोहतरमा को देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। हारून बेटा, मैं तुम्हें सारी बात तफ़सील से बताता हूँ, लेकिन तुम्हारा काम है उसे गौर से सुनना और गहराई से समझना, क्योंकि अगर तुम गहराई में जाकर नहीं सोचोगे, तो फिर तुम अपनी दादी, अपनी माँ और अपने ख़ानदान के एहसासात नहीं समझ सकोगे, जो तुम्हारे पैदा होने से पहले थे। उन्होंने कमरे में टहलते हुए बात शुरू करने से पहले ज़रा-सी तमहीद बाँधी। जी, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, आप बात शुरू कर दें, उसने उन्हें तसल्ली दिलाई। तुम्हारे दादा जान सुल्तान गर्देजी के सिर्फ दो बेटे और एक बेटी थी, रहमान गर्देजी, जमान गर्देजी और राबिया गर्देजी। तुम्हारे दादा जान सुल्तान गर्देजी की जागीरदारी और सियासत के मैदान में अपनी एक साख थी। उनका अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी अच्छा खासा दबदबा और एक नाम था। वो बहुत बासूल, इंसाफ पसंद और नरम दिल इंसान थे। अपनी जिंदगी और जागीरदारी से बहुत खुश और मुतमईन थे।
उन्होंने जद्दी पुश्ती हुक्मरानी की बिना पर कभी कोई महरूमी या कमी नहीं देखी थी। यही चीज़ उनको मुतमईन रखती थी। लेकिन उनका ये इत्मीनान और खुशी उस वक़्त रुखसत हो गए थे जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियाँ की थीं। लेकिन शादियों के 7 साल बाद भी उन्हें अपनी हवेली में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। दोनों बेटे औलाद के लिए तरस रहे थे। रहमान गर्देज़ी के यहाँ तो 7 साल से कोई बच्चा हुआ ही नहीं था, जबकि ज़मान गर्देज़ी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन वो 4-5 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाए थे और बच्चों की पैदाइश के 4-5 दिन बाद का ये सदमा पूरी हवेली को तोड़ के रख देता था। सुल्तान गर्देज़ी और बड़ी अम्मा, दादी के दिलों में पोते-पोती की ख़्वाहिश किसी रूह की तरह चिमटी हुई थी, जो उनको अंदर ही अंदर तरसा रहा था। लाशौरी तौर पे हवेली के हर फर्द को बच्चे की ख्वाहिश ने घेर रखा था। रहमान गर्देज़ी और उनकी बीवी भी बच्चे की आवाज़ को तरस रहे थे। सुल्तान गर्देज़ी और बड़ी अम्मा को भी एक वारिस की शदीद ख्वाहिश थी, अरमान था और ज़मान गर्देज़ी भी अपने होने वाले बच्चों के लिए ज़िंदगी की दुआ माँगते थे और ये दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ने एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखा दी और सभी अपनी-अपनी जगह मन्नतें और मुरादें मानने लगे थे कि अल्लाह हमारे होने वाले बच्चे को ज़िंदगी दे और हमारी दुआएँ कबूल फरमाए। सुल्तान गर्देज़ी ने अपनी छोटी बहू की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही सदका और खैरात देना शुरू कर दिया था। कई पीरों फ़कीरों के पास गए, कई देगे चढ़ाई थीं और कितने ही नवाफ़िल पढ़ डाले थे। इसी तरह बड़ी अम्मा भी कभी किसी मलंग से दुआ करवाने चली जातीं, कभी किसी मज़ार पे धागे से गिरा बाँध आतीं और यही सब करते-करते एक रोज़ वो अपने मुर्शिद साईं पीर फरीद हुसैन के पास जा पहुँची, जो अपने बाप-दादा के सजादा नशीन थे और मज़ार के साथ बने हुजरे में तशरीफ़ फ़रमा होते थे, जहाँ वो अपने मुरीदों के दुःख, परेशानियाँ और मसले-मसाइल सुनते थे और उनका हल बताते थे। उनके लिए दुआ करते थे और ज़रूरत पड़ने पर तावीज़ वग़ैरह भी लिख देते थे। बड़ी अम्मा इतने लोगों की रश में अपनी बारी का इंतज़ार करती रहीं और जब बारी आई तब शाम हो चुकी थी। बड़ी अम्मा ने कुछ कहने के लिए अपनी मुश्किल, अपना दुःख बताने के लिए लब खोले ही थे कि उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया था। बीवी, तुम्हें एक वारिस चाहिए जो तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ा सके और तुम्हारे खानदान का नाम सलामत रखे। उन्होंने बड़ी अम्मा के दिल की बात कह डाली थी और बड़ी अम्मा का अकीदा पल में पुख्ता हो गया था। वो उनके सामने शिद्दत से रो पड़ी थी। मुर्शिद साईं, मेरी झोली भर दो, मेरी मुराद अल्लाह से पूरी करा दो। मैं आपकी नौकर, आपकी गुलाम बन जाऊँगी। आप जो कहेंगे वही करूँगी। आप जो कहोगे वही चढ़ावा दूँगी। पीर फरीद हुसैन की नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कुराए थे। उनके पुरशफ़क़त नूरानी चेहरे पे अजीब-सा तासुर था, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी-कभी चढ़ावा देना और मन्नतें मुरादें पूरी करना कितना मुश्किल हो जाता है। नेक बीबी, सोच लो एक बार। उन्होंने बड़ी अम्मा से को सोचने की मोहलत दी, मगर वो मोहलत लेने पे राज़ी नहीं थीं। आप जो भी कह देंगे मेरे लिए वो पत्थर पे लकीर होगा, मैं आपसे मुनकिर नहीं हो सकती। बड़ी अम्मा ने फैसला कर लिया था। नेक बीवी, हमारे खानदान में सदियों से ये रस्म चली आ रही है कि हर नस्ल में सबसे बड़ा बेटा सजादा नशीन होता है और उस सजादा नशीन की बेटी को सदका किया जाता है। उसके बाप और भाइयों का सदका, यानी उस बेटी का निकाह करके एक दिन के लिए दुल्हन बनाकर रुखसत किया जाता है और फिर शादी के दूसरे रोज़ ही उसे वापस घर ले आते हैं, हमेशा-हमेशा के लिए। फिर वो बेटी तमाम उम्र इबादत में गुज़ार देती है, दुनियावी कामों से दूर हट जाती है और दीनीवी कामों को अपना लेती है। उसके शौहर का, उसके बाप, दादा और बहन-भाइयों का उस पे कोई हक और इख्तियार नहीं रहता। वो बस अल्लाह की राह पे लग जाती है, क्योंकि वो सदका कर दी जाती है। हमारी लड़ी में हमारी बेटी सदका की गई थी, जो आज तक इबादत में वक़्त गुज़ार रही है, और अब हमारे बेटों में से मेराज हुसैन की बेटी सदका की जाएगी, जिसका निकाह तुम्हारे ख़ानदान में होगा और निकाह के दूसरे रोज़ ही हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। उन्होंने तफ़सील से बताया था। हमारे खानदान में किसके साथ? मुर्शद साईं, बड़ी अम्मा को हैरत हुई थी। तुम्हारे होने वाले पोते के साथ, और तुम ये मन्नत मान चुकी हो, तुम ये चढ़ावा जरूर दोगी। हमारे बड़े बेटे की साहबजादी का निकाह तुम्हारे पोते से होगा। हाँ, एक बात और बता दें कि तुम्हारा पोता कभी हमारी साहबजादी को तलाक नहीं देगा और ना ही कभी उस पे अपना हक जताएगा, ना शादी के दिन, ना बाकी सारी जिंदगी। अलबत्ता वो जहाँ चाहे अपनी दूसरी शादी कर सकता है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी या रुकावट नहीं होगी। बस तुम्हारा चढ़ावा यही होगा कि हमारी बेटी, हमारी इज्जत तुम्हारे पोते से मंसूब रहेगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों से कुछ तलब नहीं किया जाएगा। वो बड़ी अम्मा को इस रस्म की हर ऊँच-नीच से आगाह कर रहे थे। बड़ी अम्मा, जो मुतफ़क्किर सी लग रही थीं, उनकी बातों से कुछ पुरसकून सी हो गई थीं। लेकिन मुर्शिद साईं, ये रस्म, ये मन्नत कब पूरी करनी होगी? वो आहिस्तगी से बोलीं।
जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, अभी तो ना तुम्हारा पोता पैदा हुआ है और ना हमारी बेटी की साहबजादी, लेकिन हमारी इस रस्म में ये रिश्ता पैदा होने से पहले ही तय किया जाता है, जो आज हमने कर दिया है। बस दुआएं खैर करनी है। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और बड़ी अम्मा वापस घर आ गईं। और फिर इस मन्नत के बाद तुम पैदा हुए और तुम्हारे पैदा होने के बाद लाला साईं रहमान गर्देजी के यहाँ भी दो बेटियां पैदा हुई थीं। तुम जान सकते हो कि उसके बाद बड़ी अम्मा का या फिर हमारे खानदान का मुर्शिद साईं पे कितना पक्का अकीदा हो चुका होगा और मन्नत पूरी करना भी हमारे लिए लाजिम हो गया था। लेकिन उनके बेटे सैयद मेराज हुसैन के तीन साहबजादे थे, इसलिए 8 साल तक ये रस्म डामाडोल सी रही थी। मगर जब तुम 8 साल के हुए तो उनके यहाँ साहबजादे की पैदाइश हुई और तुम्हारे लिए मन्नत मानी जाने वाली मन्नत पक्की हो गई थी। लिहाजा रस्म के मुताबिक सैयद मेराज हुसैन और पीर फरीद हुसैन चाहते थे कि शादी तब हो जब लड़की 20 साल की हो जाए। तो बेटा, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमारी और अपनी बड़ी अम्मा की मजबूरी समझ सको, क्योंकि वो लोग चंद दिनों तक निकाह करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। ज़मान गर्देज़ी ने तफ़सील से सारी बात बताने के बाद पलटकर हारून को देखा, जो उनकी तफ़सीली बात सुनने के बाद शुशदर सा बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे इन सब से। हारून, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा। उन्होंने दोबारा उसे मुतवज्जे किया था। बड़ी अम्मा मुतफक्किर सी बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी और दुआ मांग रही थी कि उनका पोता उनकी लाज रख ले। हारून, ज़मान गर्देज़ी ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा था और वो यकदम उस शौक से बाहर आया था। आई एम सॉरी अब्बा साईं, मैं आपकी ऐसी कोई मन्नत पूरी नहीं कर सकता। मैं ये निकाह नहीं करूँगा। एक लड़की को अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत बनाने के बाद उसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसका अंदाज़ दो टोक था, बेलचक और बेमुरव्वत। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ। आप लोगों ने इनकार कर दें। वो इस काम के लिए किसी और को ढूँढ लें। मेरी तरफ से इनकार है। वो कहते हुए कमरे से निकल गया था। बड़ी अम्मा का बूढ़ा चेहरा परेशानी से पीला पड़ गया था। ज़मान गर्देज़ी और उनकी बीवी भी चुप रह गए थे। सुबह होते ही वो शहर के लिए रवाना हो गया था और ज़मान गर्देज़ी उससे दोबारा बात करने का सोचते रह गए थे। हारून से बात की आप लोगों ने? क्या कहता है वो? सुबह नाश्ते की मेज़ पे लाला साईं ने पहला सवाल यही किया था। हाँ, की थी बात, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बेटे की ज़िद को जानते थे, तभी आहिस्तगी से बोले थे। अम्मा साईं क्या कहती हैं? उन्होंने दूसरी पार्टी का पूछा। लहजा कुछ मुतबस्सम था, शायद उन्हें पहले से ही पता था कि हारून नहीं मानेगा। वो रात से बहुत परेशान हैं, अपने आप को बुरा-भला कह रही हैं, अपने मरने की दुआएँ कर रही हैं कि वो अपने मुर्शिद साईं को क्या मुँह दिखाएँगी। ज़मान स गर्देज़ी यूँ बात कर रहे थे जैसे बड़ी अम्मा के वही मुजरिम हों। हमें तो हारून के बचपन से ही अंदाज़ा हो गया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। औलाद के तौर तरीके और तेवर देखकर ही उसके मिज़ाज का पता चल जाता है। ज़मान गर्देज़ी, बेटा तो वो तुम्हारा है, लेकिन समझते इसे हम हैं। तुम फ़िक्र ना करो, वो मान जाएगा, हम उसे समझाएँगे। उन्होंने इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी थी। मुझे बस अम्मा साईं की तरफ से फ़िक्र हो रही थी कि वो क्या सोच रही होंगी। ये मन्नत भी तो उन्होंने हमारे लिए ही मानी थी ना। अरे ठीक है, बस तुम परेशान ना हो। अम्मा साईं को भी तसल्ली दो और मुर्शिद साईं से कह दो हम इस शादी के लिए तैयार हैं। वो दिन बता दें ताकि हम दुल्हन के लिए कुछ सामान खरीद लें। मगर लाला साईं, बस ज़बान कर दीजिए, हमने कह जो दिया है हारून को हम सँभाल लेंगे। वो कंधा थपक कर वहाँ से चले गए थे। उन्होंने अपने मज़ारों के साथ आज ज़मीनों पे जाना था, जहाँ मुंजी चावल की फसल बोने का काम हो रहा था। ज़मान गर्देज़ी लाला साईं को देखते रह गए थे। और ये सच था कि दोनों ताया-भतीजे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के ख़यालात मिलते थे और दोनों की गपशप हमेशा दोस्तों की तरह होती थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रहमान गर्देज़ी ने उसके ऑफ़िस रूम के दरवाज़े में दस्तक देकर इजाज़त तलब की थी और हारून गर्देज़ी, जो इस वक़्त एक बहुत अहम फ़ाइल पे काफ़ी मसरूफ़ से अंदाज़ में काम कर रहा था, उनकी आवाज़ सुनकर यकदम एहतराम से उठ खड़ा हुआ था। "चचा साईं, अंदर आएँ। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें।" वो अपनी फ़ाइल छोड़कर सीट से उठ आया था और करीब आकर रहमान गर्देज़ी को आगे बढ़ने को कहा। रिश्ते और उम्र के लिहाज से वो उसके ताया-बा थे, लेकिन वो हमेशा से उनको चचा साईं कह के बुलाता था। "बैठिए चचा साईं, आज मुझसे मिलने का ख़्याल कैसे आ गया?" वो सोफ़े की सिमत इशारा करते हुए काफ़ी दिलचस्पी से पूछ रहा था। हारून गर्देज़ी, ना तुम मासूम बच्चे हो और ना हम। एक माह से घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मगर तुम रोज़ आज और कल पे टाले जा रहे थे। हमने तो आखिर आना ही था, क्योंकि तुमसे काम हमें था, तुम्हें तो नहीं। वो हारून पे चोट करते हुए बोले थे। वो सचमुच शर्मिंदा होके रह गया था। आई एम सॉरी चचा साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। दरअसल यहाँ काम ही कुछ इतना ज़्यादा था कि गाँव जाने का टाइम ही नहीं मिला। इंशाअल्लाह 4-5 रोज़ तक चक्कर लगाऊँगा, उसने वज़ाहत पेश की थी। अब तुम्हें चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है?
अब हम जो आ गए हैं, वो दिलचस्पी से बोले थे। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। और सुनाएं बड़ी अम्मा, और बाकी सब कैसे हैं? राबिया फूफो से मुलाकात हुई आपकी? उसने सबकी खैरियत पूछी, हालांकि रोज हवेली फोन करके गाँव की खैर खबर लेता रहा था। सबसे मुलाकात हो जाएगी, पहले तुमसे तो हो जाए। और बड़ी अम्मा का तो तुम्हें पता है, उन्हें आजकल क्या रोग लगा हुआ है। रहमान गर्देजी की ये बहुत अच्छी आदत थी कि वो बड़ी से बड़ी बात भी बहुत रिलैक्स अंदाज में कह जाते थे, और बहुत ही नरमी से बात मनवा भी लेते थे। और उन्हें अपना ये इकलौता भतीजा अपने बेटे की तरह अजीज था। वो उसे एक बाप की तरह ही चाहते थे। हारून बड़ी अम्मा के मुतालिक सुनकर चुप सा हो गया था, क्योंकि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। उनकी मन्नत बहुत कड़ी थी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं चचा साईं। कुछ तो सोचा है तुमने? हाँ, मगर जो मैंने सोचा है वो मैं बयान नहीं कर सकता, उसने इतराफ़ किया था। तुम पीर फरीद हुसैन की इस रस्म के तारीख पहलू पे गौर कर रहे हो, उसे रोशन करने का सोच रहे हो, तो बयान क्यों नहीं कर सकते? रहमान गर्देज़ी की बात पे हारून ने यकदम करंट खा के उनकी सिमत देखा था। उनका चेहरा वही कुछ बयान कर रहा था जो हारून दिल में सोच रहा था। चचा साईं, आप भी वही सोचते हैं जो मैं, वो बेयकीन सा होने लगा था। तुम बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि अपनी बड़ी अम्मा की मन्नत पूरी करोगे या नहीं? हम आज इसीलिए आए हैं, आज तुम्हें फैसला करना होगा। वो अपने तासुरात गायब करते हुए गोया हुए थे। हारून ने 5 मिनट सोचा, हर पहलू पे एक बार फिर गौर किया, और फिर रजामंदी दे दी थी। ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, और जो मैं कहूंगा वो आपको भी करना होगा। उसने हामी भर ली, और रहमान गर्देजी मुस्कुरा दिए। आज शहरबानों की मेहंदी और तेल की रस्म थी। वो लोग एक दिन की शादी भी तमाम रस्मों और पूरे एहतमाम के साथ करते थे। अपने तौर पे वो बेटी का हर हक अदा करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुर्बानी के जानवर का हक अदा किया जाता था, और फिर कुर्बानी के दिन धूमधाम से उसे ज़िबा करके कुर्बान कर दिया जाता था। और आज उस कुर्बानी के लिए शहरबानों को तैयार किया जा रहा था। बस फ़र्क ये था कि वो जानवरों की कुर्बानी होती थी, वो भी अल्लाह की राह में और अल्लाह की रज़ा पे होती थी, जबकि ये इंसानों की कुर्बानी थी, और वो भी सिर्फ़ बेटियों की, जो बाप और भाई के लिए कुर्बान हो जाती थीं। हर नस्ल में एक बेटी इस रस्म की भेंट चढ़ा दी जाती थी, और अब बारी शहरबानों की थी, जो 3 भाइयों से छोटी और इकलौती बहन थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे इस रस्म से नहीं बचा सकती थी, क्योंकि सदियों से और कई नस्लों से चली आने वाली ये रस्म तो आखिर निभाना ही थी। हालाँकि उनका अपनी नाज़ुक फूलों सी बेटी के लिए बहुत दिल तड़पता था कि वो जीते जी जो दुनिया से कट के रह जाएगी। यही सोचें और यही दुःख आजकल उनको निढाल किए रखता था। वो बहुत चुपचाप सी रहती थीं। ताई अम्मा, अब यहाँ बैठी हैं, चलें आपको सब नीचे बुला रहे हैं। शहरबानों को मेहंदी लगने वाली है। मरियम ने उनके कमरे में आते ही पैगाम दिया था, लेकिन वो इसी तरह बैठी रहीं। ताई अम्मा, चले ना, सबको देर हो रही है। मरियम ने मज़ीद कहते हुए उनका हाथ भी पकड़ लिया था, और वो गुमसुम सी अफसरदा सी उठकर उनके साथ आ गईं, जहाँ नाज़ुक गुदाज सुर्ख गुलाबों सी शहरबानो ज़र्द लिबास में अपनी तमाम तर पाकीज़गी और सादगी के साथ चेहरा झुकाए बैठी थी। और तभी उसकी माँ के इंतज़ार में बैठे थे, क्योंकि बेटी को तेल और मेहंदी लगाने का आगाज़ उन्होंने ही करना था। आइए भरजाई, शहरबानों को मेहंदी लगाइए, इतना टाइम हो रहा है। उनकी देवरानी सैयद सिराज हुसैन की बीवी ने उन्हें आगे बढ़ने का कहा। लेकिन उनके दिल पे क्या गुजर रही थी, कोई कैसे जान सकता था? उनका बस चलता तो वो ये रस्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती, मगर बस चलता तब ना। उन्होंने आगे बढ़ के खड़े-खड़े बेटी को मेहंदी और तेल लगाया, और पलट कर वापस चली गईं। बाद में क्या कुछ होता रहा, उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वो सर दर्द का कहकर अपने कमरे में बंद हो गईं। शहरबानो, तुम्हें कोई दुःख तो नहीं अंदर से? क्या इस रस्म पे उदास हो? मोमिना फूफो की बेटी फरवा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया था। फरवा बीबी, हमारी शहरबानो तो अल्लाह की गाय है। इसे भला कोई दुःख या उदासी क्यों होने लगी? वो सबकी खुशी में खुश रहती है। हाँ, दुःख या उदासी तो हमें होनी थी, अगर इसकी बजाय हमारा निकाह हो रहा होता। सिर्फ नाम नेहाद निकाह। ज़ोहरा ने जलते हुए तंज़ किया था। उसे शहरबानों की चुप रहने की आदत पे काफ़ी गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि शहरबानों अपने हक में आवाज़ उठाए। वो अनपढ़ गँवार लड़कियों की तरह इस फरसुदा रस्म की भेंट ना चढ़े, मगर शहरबानो इस किस्म की गुस्ताखी या सरकशी की मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। उसे कभी भी ज़ोहरा की गुफ्तगू को दिल पे नहीं लिया था। काश कि ये सदका की रस्म तुम पे आई होती, मरियम ने ज़ोहरा को छेड़ा था। कसम से यार, मैं भी यही सोचती हूँ कि काश शहरबानों की जगह मैं होती और फिर सबको बताती कि एक इंसान को सदका कैसे किया जाता है। अकल ठिकाने लगा देती सबकी। ज़ोहरा ने बेबसी से मुट्ठी भेज कर कहा था, और उसके अंदाज में सब हंस पड़ी थीं, लेकिन शहरबानो अभी भी खामोश बैठी थी। हालांकि उसकी बड़ी पुप्पो की बेटियां फरवा और इकरा उसके हाथों पे मेहंदी लगाने और मजाक करने में मशगूल थीं, फिर भी उसका ध्यान न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ था।
फरवा, यहाँ हथेली पे शहरबानों के शोहर का नाम भी लिख दो। जोहरा ने फिर मुदाखलत की। क्या नाम है उनका? फरवा ने पूछा। हारून गर्देजी। शहरबानों ने एकदम फरवा के हाथ से अपनी हथेली खींच ली थी, मुबादा वो सचमुच ही उसका नाम न लिख डाले। हाथ क्यों खींच लिया शहरबानो? उसी का नाम लिखने का कहा है ना, जिसके नाम तुम अपनी पूरी जिंदगी लिखने जा रही हो। प्लीज आपी, मुझे डिस्टर्ब ना करें। मेरे साथ जो हो रहा है होने दें। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा तो इसका ख्याल हमारे माँ बाप और बड़ों को करना चाहिए, हमें नहीं। क्योंकि जिनको बिन कहे कोई एहसास नहीं होता, उन्हें हमारे कहने पे भी कोई एहसास नहीं होगा। मुझे मेरे बाबा और भाइयों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, लाडला बना के रखा है, मेरी हर चीज़ का ख़्याल रखते रहे हैं, तो आज अगर मैं उनके लिए कुर्बान हो जाऊँगी, तो कोई नुकसान की बात नहीं होगी, बल्कि मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है कि मैं अपने भाइयों और बाबा का सदका बन रही हूँ, उनके नाम पर से वारी जा रही हूँ। इतनी चाहतों के बदले ये काम तो कोई मायने नहीं रखता। उससे कंधे उचकाते हुए कहा और ज़ोहरा को समझाना चाहा था, जो हमेशा ही शहरवानों की बात नहीं समझती थी। और फिर निकाह का दिन भी आ गया। शादी का जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ उसकी ससुराल से आया था। बड़ी अम्मा ने बहुओं से कहकर हर चीज़ बहुत शौक और बड़े चाव के साथ खरीदी थी। अपनी तरफ से हर शगन पूरा किया था। राबिया गर्देज़ी भी अपने शौहर और बच्चों के साथ शरीक हुई थीं। हवेली के सभी अफराद इस रस्म में शामिल होने जा रहे थे। सैयद मेराज हुसैन की तरफ से बहुत से लोग इस शादी में शरीक हुए थे और सभी लोग इस शादी की नोयत को जानते थे कि ये एक रस्म के तहत हो रही है, इसलिए माहौल भी कुछ रस्मी-रस्मी सा था। हारून ने बस अपने चंद एक जानने वालों को और 2-3 दोस्तों को ही इनवाइट किया हुआ था। मगरिब के बाद इनका निकाह हुआ, फिर खाना वगैरह खाया गया और 1-2 रस्म अदा की गई थी, तब जाकर रुखसती का वक़्त आया। बाकी सब तो शहरवानों के गले लग के बहुत नॉर्मल से अंदाज़ में मिली थी कि कल सुबह शहरवानों ने दोबारा घर जो आना है। लेकिन शहरबानों की माँ बेटी को गले लगाकर बहुत शिद्दत से रोई थी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को तो एहसास था कि उनकी बेटी कुर्बान हो गई है। बेशक उसने कल सुबह सही सलामत वापस घर आ जाना था, लेकिन साथ ये दुख भी तो था कि वो पूरी दुनिया से कट जाएगी। हारून की बड़ी अम्मा ने आगे बढ़ के उनको अलग किया और बहुओं को इशारा किया कि वो शहरबानों को गाड़ी में बिठाएं। मुर्शिद साईं, हमें अब इजाज़त दें। बड़ी अम्मा ने एहतराम से कहा, अलबत्ता उनके लहजे में बेपनाह खुशी थी कि उन्होंने अपनी मन्नत पूरी कर ली है। इजाज़त है बड़ी अम्मा, हमारी अमानत आपके हवाले है। सैयद मेराज भी जवाबन काफ़ी अदब से बोले थे और उनकी बात पे हारून न जाने क्यों नज़रें फेर कर दूसरी सिमत देखने लगा, जहाँ इस वक्त तमाम सैयदजादियाँ खड़ी अपनी लाडली साहबजादी की रुखसती का मंजर देख रही थीं। ज़ोहरा, मरियम, फ़रवा और सकीना वगैरह ने हारून गर्देज़ी को देखते ही उसकी शानदार पर्सनैलिटी को खूब सराहा था। ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस अपने चचा साईं के हमरा खड़ा इस वक्त न जाने क्या बात कर रहा था। वो सभी उसे देखती रह गईं, यहाँ तक कि माँ जी ने भी अपने दामाद को दिल ही दिल में बेहद सराहा था, मगर क्या फ़ायदा इस सब का। थोड़ी देर बाद वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठा और दुल्हन के साथ रवाना हो गया था। हारून, ये कहाँ जा रहे हो तुम? वो अपने कोट के बटन खोलकर उसे बाजू पे डालता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जब ज़ैनी आपा की आवाज़ ने अचानक उसके कदम रोक दिए। उसने सीढ़ियों पे खड़े-खड़े गर्दन मोड़कर ड्राइंग रूम के वसत में खड़ी ज़ैनी आपा को ताज्जुब भरी नज़रों से देखा था। अपने बेडरूम में और कहाँ? उसने काफ़ी लापरवाही से जवाब दिया था। क्या? बेडरूम में? मगर तुम भला बेडरूम में कैसे जा सकते हो? वहाँ तो वो कहते-कहते एकदम खामोश सी हो गईं और घबराहट उनके पूरे चेहरे से झलकने लगी थी। क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि वो शहरबानों को हारून के बेडरूम में बिठाकर कितनी बड़ी और कितनी संगीन गलती कर चुकी हैं। वहाँ कौन है? वो जानबूझकर अनजान बना था। वो शहरबानों, ज़ैनी आपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हारून को कैसे हैंडल करें। कौन शहरबानो? उसने फिर सवाल किया था। वो जिसके साथ आज तुम्हारी शादी हुई है। ज़ैनी आपा को मजबूरन कहना ही पड़ा था, क्योंकि और कोई जवाब भी तो नहीं था और उन्हें क्या पता था कि वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। जिसके साथ आज मेरी शादी हुई है, फिर तो मेरी बीवी हुई ना, मेरी मंकूहा। इस लिहाज से मेरा अपने बेडरूम में जाना कोई गलत बात तो नहीं है। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? वो पलटकर सीढ़ियाँ उतर आया था। लेकिन हारून, तुम नहीं जा सकते, इसका इख्तियार नहीं है। अजीब बात है ज़ैनी आपा, घर मेरा है, बेडरूम मेरा है, बीवी मेरी है और मुझे ही इख्तियार नहीं है। ये भला किस किताब में लिखा है? उसने काफ़ी खफगी और हैरानी का इज़हार किया था। हारून, तुम जानते तो हो ये शादी एक रस्म अदा करने के लिए हुई है। ये वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हारा शहरवानों पे कोई हक नहीं है। वो अपने बाप दादा की रस्म के मुताबिक सदका की गई है। ज़ैनी आपा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था हारून को समझाना, क्योंकि वो उनकी हर बात, हर जवाज़ में नुक्स निकाल रहा था और अपनी दलीलें दे रहा था।
ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، جو یہ بڑی اماں کی مرشد سائیں لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتے۔ کچھ سوچئے زینی آپا، پیر فرید حسین کے خاندان میں یہ رسم نہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے، سو پلیز ہیلپ می۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں اور چچا سائیں زمان گردیزی کے سروں پہ بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑی اماں نے تو دو ہتھڑ سے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، جبکہ زمان گردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پہ ساکت سے ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان گردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا۔ ہارون گردیزی کی تایازاد بہن زینی آپا اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس بیڈ روم میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈ روم کس کا ہے۔ اسی لیے اس بیڈ روم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی غرض سے ذرا سی نیم دراز ہو گئی تھی، اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگی، جو اسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی تھی۔ اب شہر والوں کو اپنے بناؤ سی گھر سے کوفت سی ہونے لگی، تبھی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھ نہیں والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہارون گردیزی کو ٹھیک طرح سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر رخصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر تو اس پہ پڑی ہی تھی، اسی لیے پہچانے میں دیر نہ لگی کہ یہ تصویر ہارون گردیزی کی ہے، اور بے ساختہ ہی وہ اس خوبصورت فریم میں سجی ہارون گردیزی کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھے گئی، اور ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا کہ یہ کمرہ ہارون گردیزی کا ہی ہے۔ وہ شہر والوں کو رخصت کرا کے حویلی لے جانے کے بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا تھا۔ البتہ حویلی جانے کے لیے اس کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہر بانوں نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس دوران وہ چلتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ آنے والے کے قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ شہر بانوں نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے، عورت نہیں۔ تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پہ ڈالتے ہوئے اپنی نئی نویلی اجنبی دلہن کو سلام کیا، جو اس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی۔ جس سے آپ کی ساری زندگی منسوب ہو چکی ہے، وہ سکون سے کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہر بانو بہت نازک اور خاموش طبع تھی، مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، ذرا ترشی سے بولی تھی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ پہ ڈال دیے تھے۔ شہر بانو اس کے سوال پہ ٹھٹک گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ اس سے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی تھی۔ حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا ہوں۔ پھر آپ مہمان کیسے ہو گئیں؟ وہ دلچسپی سے کہتا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں شہر بانو کا رنگ پھک ہوا تھا، وہیں ہارون گردیزی کی نگاہیں بھی ایسی دلکشی پہ اپنی ذات بھلا بیٹھی تھیں۔ کتنے ہی لمحے ہارون کی نظروں کی نظر ہو گئے تھے، لیکن شہر بانو کی بدحواسی نے یکدم اس کی یہ سحر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سمت لپکی تھی اور اسی تیزی سے ہینڈل گھما کر لاک کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لاک کے ساتھ ساتھ بولٹ بھی چڑھا آیا تھا۔ یہ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ شہر بانو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے قریب آنے سے تھوڑی اور دور ہٹ گئی۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں، شہر بانو نے بہت ہی ہمت مجتمع کر کے جواب دیا تھا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور دودھیا پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ دل میں دھڑکنیں اسی طرح دھڑ دھڑا رہی تھی جیسے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہو، اور یہ دستک ذرا فاصلے پہ کھڑے ہارون گردیزی کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی، اور آئندہ ساری زندگی بھی۔
वो इसलिए कि मैं आपको एक दिन के लिए नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी हमसफ़र बना के लाया हूँ। अब मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकतीं और आप अच्छी हैं या बुरी हैं, मैं भी आपको छोड़कर के कहीं नहीं जाऊँगा। बेशक मैं आपको जानता नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था और ना ही आपको चाहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जानने लगा, देखने लगा, तो फिर चाहने भी लगूँगा। बहुत जल्द मुझे आपसे मोहब्बत भी हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत के आसार तो मुझे अभी से नज़र आने लगे हैं। मेरा दिल मोहब्बत पे माइल सा लग रहा है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बड़ी दिलकशी से कहता, अपने पूरे इस्तेहकाक से शहरबानो का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर चुका था। हारून गर्देजी की कुर्बत की तपिश से शहरबानो का जिस्म ही नहीं, रूह भी जल उठी थी। वो उसे अपने मजबूत बाजू के हल्के में लेकर बेड तक ले आया था। प्लीज हारून। हारून ने जैसे ही उसकी चूड़ियां उतारी, जैसे होश में आ गई थी। ज्वेलरी तो आपने उतारनी ही है, अभी या थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद उसने बेनियाज़ी से कहा, "आप मेरी इजाज़त और मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते।" वो एकदम अपना हाथ छुड़ाकर दूर हट गई थी। मैं बहुत चाहता था कि आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़बरदस्ती किए बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे हक में नज़र नहीं आ रही। वो बेड से खड़ा हो गया था। आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा आपसे हमेशा का रिश्ता नहीं है। वो सख्ती से बोली। उसने बड़ी हिम्मत से अपने आप को संभाला था। ओके, फर्ज कर लेते हैं कि हमारा रिश्ता हमेशा का नहीं, लेकिन एक रात के लिए तो है ना। उसने शहरबानों का चेहरा ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में देखकर काफी जुमाइनी लहजे में कहा था। लेकिन मैं आपके साथ नहीं। शहरबानों ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि हारून ने उसके होंठों पर हाथ रखकर खामोश करा दिया। देखिए मोहतरमा शहरबानो, मैं इस वक्त आपकी सब बातें सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मुझे आपकी कैफियत का अंदाज़ा बखूबी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी की हक तलफी नहीं करता और ना ही अपना हक तल्फ होने देता हूँ। लिहाजा आप ये भूल जाएं कि मैं आपको पराई अमानत, किसी का सदका या फिर शजरे ममनुआ समझकर छोड़ दूंगा। आप पर मेरा पूरा पूरा हक है और मैं अपना हक वसूल करूंगा, चाहे जबरदस्ती करना पड़े, चाहे आपकी रजा से, क्योंकि आप हर तरह से मुझ पे हलाल हो चुकी हैं। वो बहुत ही निपे-तुले अल्फाज में कहता, शहरबानों को बहुत कुछ बावर करवा चुका था। वो अपनी जगह पे ज्यों की त्यों खड़ी रह गई और वो उसके होंठों से हाथ हटाकर कपड़े चेंज करने चला गया था। वापस आया तो वो अभी तक वहीं की वहीं थी। उसने ज़ीरो पावर का बल्ब चलाकर बेडरूम की तमाम लाइट्स ऑफ कर डाली थीं और शहरबानों का हाथ थाम कर अपने पास ले आया था। आई एम सॉरी शहरबानो, मैं इस तरह कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह एक परिंदे को अपने पास रखने के लिए उसके पर काटना ज़रूरी होता है, इसी तरह तुम्हें अपने साथ रखने के लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें सरतपा अपनी ज़ात, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएँ। हारून उसकी सारी ज्वेलरी उतार चुका था और शहरबानो के आंसू बेख्तियार हो गए थे। उसने हर मुमकिन तरीके से हारून को बाज़ रखने की कोशिश की थी। कितनी बार टूटे-फूटे से बेरब्त अल्फ़ाज़ में उसे रोकना चाहा था, मगर वो जो ठान चुका था, उससे बाज़ कैसे आ जाता। शहरबानों की सिसकियाँ उसके मज़बूत कुशादा सीने में दब के रह गई थीं और वो कुछ भी ना कर सकी थी, उसकी मज़बूत गिरफ्त के सामने। वो तो अपनी मनमानी कर चुका था, लेकिन सुबह पूरी हवेली में जैसे सफ़े मातम बिछी हुई थी। बड़ी अम्मा का बीपी हाई हो चुका था। ज़मान गर्देज़ी गुस्से की हालत में थे, जबकि अम्मा साईं, ज़ैनी आपा, राबिया फूफो और ताई अम्मा चुप-चुप और खफ़ा-खफ़ा सी दिखाई दे रही थीं। "क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा?" उसने ज़ैनी आपा को देख कर कहा। शायद वो हारून से कुछ कहतीं, लेकिन अब्बा साईं रहमान गर्देज़ी के इशारे पे खामोशी से हारून के लिए नाश्ता लेने चली गईं। कैसी तबीयत है साहबज़ादे? रहमान गर्देज़ी ने अखबार फैलाते हुए संजीदगी से सवाल किया था। आपकी दुआएँ हैं चचा साईं। वो कुर्सी घसीटकर उनके मुकाबिल बैठ गया था। और हमारी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है, उसने शरारत भरे अंदाज में कहकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की, लेकिन चचा साईं उसकी ये सरशारी भांप चुके थे। अब क्या इरादा है? मैं उसे ज़ैनी आपा और ताई अम्मा के साथ गाँव गाँव भेज रहा हूँ। ज़ैनी आपा नाश्ता रख के गईं तो उससे अपनी बात शुरू की। और तुम खुद? मैं बाद में चला जाऊँगा। वो नाश्ते के दौरान बातें भी कर रहे थे। बुशरा साईं से क्या कहोगे? थोड़ी देर तक तो वो लोग शहरबानों को लेने के लिए आते होंगे। बस आप मेरे हक में दुआ करें, मैं सब सँभाल लूँगा। दोनों चचा-भतीजा ही बहुत रिलैक्स थे, जैसे उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। ठीक है, फिर तुम इन लोगों को भेजने की तैयारी करो। हम तब तक अम्मा साईं की खैरियत मालूम करते हैं। वो अखबार समेट कर उठ खड़े हुए थे। इतने में हारून भी नाश्ता कर चुका था।
ज़ैनी आपा। उसे ड्राइंग रूम की सिमत जाती ज़ैनी आपा को आवाज़ दी, जो उम्र में हारून से पूरा 1 साल छोटी थीं। लेकिन हारून और बाकी कज़िन्स उनके सुघड़ापे, बुर्दबारी और मिज़ाज की वजह से उन्हें ज़ैनी आपा कहते थे, वरना कज़िन्स में सबसे बड़ा हारून ही था। जी फरमाइए, वो खफगी का इज़हार कर रही थीं। अगर आपको ज़हमत ना हो तो मोहतरमा शहरबानो को भी नाश्ता करवा दीजिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। वो बड़े सुकून से कहता नैपकिन से हाथ पोंछ कर खड़ा हो गया था, और ज़ैनी आपा को यकदम शहरबानो का ख़याल आते ही अपनी कोताही का दोबारा से एहसास हुआ था। एक गलती उन्होंने रात को की थी, उसे हारून के बेडरूम में छोड़कर, और एक गलती अभी की थी कि सुबह से उसकी कोई खैर खबर ही ना मिली थी। हारून से हवगी का इज़हार करते-करते वो शहरबानो को ही भूल बैठी थीं, जो इस घर में बिल्कुल अनजान थी, नासमझ और अकेली थी। हाय मैं मर जावां, वो अपने सर पर हाथ मारती फौरन सीढ़ियों की सिमत भागी थीं, और हारून उनकी ये बौखलाहट देखता रह गया था। ज़ैनी आपा अध खुले दरवाजे को धकेलती धकेलती हुई उजलत में अंदर दाखिल हुई थीं। शहरबानो, शहरबानो, तुम ठीक तो हो? उन्होंने शहरबानो को किसी बुत की तरह बेड ग्राउंड से टेक लगाए हुए देखा तो मजीद घबरा गईं। शहरबानो, बोलो ना, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? ज़ैनी आपा ने उसके करीब बैठकर उसका चेहरा थपका, तो उसकी सोच की महवियत टूट गई, और वो अगले ही पल ज़ैनी आपा के गले लग के फूट-फूट के रो पड़ी थी। शहरबानो, अपने आप को सँभालो, तुम्हारी किस्मत में हारून का साथ शायद इसी तरह लिखा था, वरना तुम्हारी शादी कहीं और भी तो हो सकती थी। वो शहरबानो को समझाने की कोशिश करने लगी। हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड किया है आपके घर वालों ने और आपके भाई ने। वो रोते-रोते उनसे अलग हो गई थी। तुम शायद यकीन नहीं करोगी शहरबानो, घरवालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये फैसला सरासर हारून का अपना फैसला था। बड़ी अम्मा, चचा साईं और चची अम्मा को तो पता भी नहीं था। वो तो रात को मैंने जाकर बताया था कि हारून अपना इरादा, अपनी नीयत बदल चुका है। वरना कल तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, बड़ी अम्मा के फैसले पे राज़ी था। अचानक पता नहीं कैसे और क्यों ये सब सोच लिया। ज़ैनी आपा ने सबकी तरफ से सफाई दी थी। बहुत बुरा हुआ है ये सब। अब्बा साईं और चचा साईं कभी माफ़ नहीं करेंगे आप लोगों को। वो रोते हुए बोली थी। ज़ैनी आपा जुज़-बुज़ सी हो रही थीं कि इससे भला और क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। अचानक दरवाज़े पे दस्तक के बाद जानी-पहचानी सी आवाज़ आवाज़ उभरी थी। ज़ोहरा आपी, शहरबानो बेताबी से पुकारी और बेड से उतरकर उनके गले लग गई। ज़ोहरा के पीछे च चची बेगम भी थीं, ज़ोहरा की वालिदा सैयद सिराज हुसैन की बीवी। आराम से शहरबानो, आराम से, इस तरह पागल क्यों हो रही हो? अभी रात को ही तो मिले थे हम। ज़ोहरा ने उसे मुस्कुराकर अपने से अलग किया था, लेकिन उसके खुले, स्याह, घने, नम बाल, धुला-धुलाया सा सरापा, सुर्ख रोई-रोई सी आँखें, और उसके जिस्म से उठती किसी और जिस्म की महक ने चौंका के रख दिया था। ज़ैनी आपा उन लोगों से कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गई थीं। शहरबानो, ये सब, ज़ोहरा का इशारा उसके सरापे, उसकी हालत की तरफ था। हारून गर्देजी ने धोखा किया है हमारे साथ। आप ही उसने मुझे दागदार कर डाला है। वो बिलक-बिलक कर रोती सब बता रही थी, और चची बेगम धक से रह गईं। अलबत्ता ज़ोहरा ने दिल ही दिल में एक नारा लगाया था, याहू! उसका जी चाहा वो हारून हारून गर्देजी का कंधा थपक कर उसे इस कारनामे पे शाबाशी दे और फूलों का हार पहनाए। जो रस्म आज तक बेज़ुबान जानवरों की तरह उनका हर मुरीद निभाता आया था, वो रस्म हारून गर्देजी ने अपनी मर्दानगी का मुज़ाहरा करते हुए एक रात में तोड़ डाली थी। ज़ोहरा बहुत खुश हुई थी। वो अब बार-बार शहरबानों को शरारती नज़रों से देखकर परख रही थी, छेड़ रही थी, जबकि चची बेगम मामले की संगीनी का सोचकर ही काँप गई थी। उनके साथ शहरबानों को लेने के लिए सैयद सिराज हुसैन आए हुए थे। ये क्या बकवास है? वो यकदम मुश्तइल होकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। ये बकवास नहीं, मेरा हक है मुर्शिद साईं। हर मियाँ-बीवी को एक साथ रहने का हक अल्लाह ताला ने खुद दिया है। आप भला कैसे रोक सकते हैं? आप भी तो अपनी बीवियों के साथ रहते हैं। हमने अगर ये बात कर ली तो क्या बुरा है? हर मर्द अपनी बीवी को अपनी अपनी इज़्ज़त को अपने पास रखना चाहता है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर में मेरे साथ रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। हारून अपने फैसले पे जम चुका था। सैयद सिराज हुसैन का गैसो-गज़ब से बुरा हाल होने लगा। हमने ये शादी सिर्फ़ एक रस्म के तहत की थी। लेकिन मैंने ये शादी उम्र भर का साथ निभाने के लिए की थी। मैं आपकी साहबज़ादी को अपनी शरई बीवी मान चुका हूँ। उसने उन्हें जैसे कुछ बावर करवाना चाहा था। हारून गर्देज़ी, तुम नहीं जानते कि हमारी रस्में हमारे लिए क्या हैं। वो दाँत पीस कर बोले थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी रस्में आपके लिए क्या हैं।
जो सिर्फ बेटियों से शुरू होकर बेटियों पे ही खत्म हो जाती हैं। कभी उनको कारी कर दिया जाता है, कभी कुरान से निकाह करके कोने में डाल दिया जाता है, और कभी नाम निहाद सदके का ढोंग रचाकर जीते जागते मार दिया जाता है। मुझे सिर्फ इतना बता दें मुर्शद साईं कि आपकी नस्ल एक लड़ी में कभी किसी बेटे को कारी किया गया है? कभी किसी बेटे बेटे का सदका दिया गया है इसी तरह? हुँ, ये सब रस्में आपकी खुद साख्ता रस्में हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की नज़र में मुनफ़रिद बनने के लिए, अपने मुरीदों को मुतासिर करने के लिए। जभी तो आप जिस बेटी को सदका करने के लिए शादी करते हैं, उसकी शादी में हज़ारों लोगों को इनवाइट करते हैं, ताकि लोगों पे आपकी धाक बैठ जाए कि आप अपने असूलों के बहुत पक्के हैं, और आपके असूलों और रस्मों से आप पर भला क्या असर पड़ता है? ज़िंदगी तो बेटी की तबाह हो जाती है ना? और उस शख्स की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा आपको भला कैसे हो सकता है, जो आपकी बेटियों से शादी करके उम्र भर उनका नाम भी नहीं ले सकता। हालाँकि जितना हक उसे होता है, इतना तो आपका भी नहीं होता। बेशक वो आपकी बेटी होती है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपकी ये रस्म, ये निकाह अपने ख़ानदान के किसी मर्द के साथ क्यों नहीं करते? क्या उसमें इतना हौसला नहीं होता, या फिर आपको उस पे एतमाद नहीं होता? हारून बोलने पे आया तो सभी देखते रह गए थे। ज़मान गर्देज़ी की भी आँखें खुल गई थीं, और सैयद सिराज हुसैन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो क्या से क्या कर डाले। मुर्शिद साईं, पीर फ़कीर बनना तो बहुत आसान है, मगर किसी का मुर्शिद बनना बहुत मुश्किल होता है। अपनी खुशी और अपने गम के लिए तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनके गमों को अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए। मेरी बड़ी अम्मा आप लोगों के पास एक आस, एक उम्मीद लेकर गई थीं कि आप उनके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, आप उनकी दुआ का वसीला बनेंगे, उन्हें दुआ देंगे। मगर आप लोगों ने दुआ के बदले पूरी ज़िंदगी की कीमत माँग ली। आपने दुआ का सौदा किया। क्या कभी दुआ भी बेची जाती है? इंसान का चढ़ावा, इंसान का सदका तो अल्लाह ताला ने भी नहीं लिया। आप कैसे ले सकते हैं? बेशक आप सैयदज़ादे हैं, मैं आपका और आपकी आल औलाद का दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ, मगर आपके इस ज़ुल्म में किसी भी मुरव्वत और लिहाज़ से काम नहीं लूँगा। लिहाज़ा आप समझ जाएँ कि शहरबानो मेरी बीवी है और आपके साथ नहीं जाएगी, ये मेरा फ़ैसला है। वो बात ख़त्म करते हुए बोला था, और सैयद सिराज हुसैन ना जाने क्या सोचते हुए अपनी बीवी और बेटी को साथ लेकर वापस चले गए थे। शहरबानो रोती बिलखती रह गई थी। हारून गर्देज़ी ने उसे उसके अपनों से जुदा कर डाला था। उसने शादी के दूसरे रोज़ ही शहरवालों को बाकी सबके साथ हवेली भेज दिया था। अलबत्ता खुद वो शहर ही रुक गया था। उसे अपना एक बहुत अहम काम निपटाना था। हालाँकि रहमान गर्देज़ी ने उसे भी साथ चलने के लिए बहुत इसरार किया था, मगर वो चाहते हुए भी गाँव नहीं जा सका था। बड़ी अम्मा अभी भी हारून से नाराज़ थीं और उनकी तबीयत भी कुछ ख़राब थी। लेकिन शहरवालों के साथ उनका रवैया बहुत अपनायत भरा था। बल्कि अंदर से वो शहरवालों के सामने आकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती थीं, वो अपने आप को मुजरिम गर्दानती थीं। मगर वो ये नहीं सोचती थीं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, शायद ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म ही था कि शहरबानो की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई थी। और शहरबानो, उसे तो ऐसी चुप लगी थी कि ज़ोहरा आपी और चची बेगम के जाने के बाद से अब तक ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो तो जैसे गुमसुम सी होकर रह गई थी। ज़ैनी आपा ने उसे चादर ओढ़ाई और सारी चीज़ें समेट कर उसे साथ चलने का कहा था। रास्ते के दौरान भी ज़ैनी आपा ने उसे मुखातिब करने की कोशिश की, मगर उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो लोग हवेली पहुंचे तो रहमान गर्देजी की छोटी बेटी सानिया, जो अपने पेपर की तैयारी की वजह से उनके साथ शादी में नहीं जा सकी थी, तमाम मुलाजमों और गांव की चंद औरतों के हमरा फूलों से भरी प्लेट लिए अपनी नई नवेली भाभी का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी थी। हाय भाभी, कैसी हैं आप? शहरबानो गाड़ी से उतरी तो सबने फूलों की बरसात कर डाली थी। सानिया जल्दी से फूलों की प्लेट ज़ैनी आपा को थमाकर शहरबानो के पास आकर बहुत खुशी से चहकी थी, जैसे बरसों से जान पहचान हो। अब भाभी ने कुछ कहा है या नहीं, वो कुछ भी सोचे बगैर उसके गले लग गई थी। उसे तो यही देखकर बेपनाह खुशी हो रही थी कि उसकी भाभी इतनी खूबसूरत है। हारून भाई की जोड़ी बहुत सजेगी। सानिया, अब बस करो, शहरबानो इतना सफ़र करके आई है, थकी हुई है, रास्ता दो उसे। ज़ैनी आपा ने सानिया को घूरा और एक हाथ से उसे पीछे हटाया था। आइए भाभी, अंदर आइए। वो जल्दी से पीछे हट गई थी। रहमान गर्देजी उसकी उजलत और खुशी पे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ आए थे। चलो ना बेटा, रुक क्यों गई हो? ज़मान गर्देजी और खदीजा बेगम ने उसे आगे बढ़ने का कहा। वो खामोशी से किसी सोच में डूबी अफसुर्दा अंदर आ गई थी। तुम गाँव कब आ रहे हो? 1 हफ्ता हो गया था उन लोगों को हवेली आए हुए, लेकिन हारून एक बार भी नहीं आया था। बस काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्यों, हैरियत तो है ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि रहमान गर्देजी काफी सख्ती से पूछ रहे थे। काम खत्म करो और जल्दी आओ, बल्कि कल ही आ जाओ, काम वाम फिर कभी होते रहेंगे। वो झुंझुला कर बोले थे। लेकिन चचा साईं, कुछ बताएं तो सही, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है?
साहबजादे, तुम्हें पता तो है, बीवियां भी किसी आफत से कम नहीं होती। ओह! अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी आफ़त सॉरी, बीवी को क्या हुआ है? वो काफ़ी दिलचस्पी और शरारत भरे लहजे में बोला था। बेटा, यही तो मसला है कि उसे कुछ नहीं होता, वो हर बात पे चुप रहती है, उसका पूरा दिन खामोशी में गुज़र जाता है। कमरे में खाना खाती है, नमाज़ पढ़ती है और सो जाती है। बस यही उसकी ज़िंदगी है और अम्मा साईं उसे देख-देख कर जलती रहती हैं। उनकी तबीयत भी मुसलसल ख़राब है। रहमान गर्देज़ी अब कुछ मुतफक्किर सा बोल रहे थे। ओके, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। आप परेशान ना हो, मैं आकर सब ठीक कर लूँगा। वो कहते-कहते फिर शरारत से कह गया था। हाँ, हमें भी पता है कि तुम्हारे आने से सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो तुम्हें आने का कह रहे हैं। वो भी हँस दिए थे। इंशाअल्लाह आ रहा हूँ। और सुनाओ, मुर्शिद साईं की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला? नहीं, उन लोगों ने तो दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया। अब पता नहीं वो मेरी बात समझ गए हैं या फिर कोई रिएक्शन सोच रहे हैं। हारून ने लापरवाही से कहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम फिर भी अपना ख्याल रखा करो। ऐसे लोग बदला लेना भी नहीं भूलते। कहीं कोई नुकसान ना कर दें। रहमान गर्देज़ी फ़िक्रमंद होने लगे। डोंट वरी चचा साईं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उसने उन्हें तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया था। 1 हफ्ते का कहते-कहते उसे 2 हफ्ते लग गए थे और वो शाम ढले इतने तवील सफ़र के बाद थका-हारा घर आया, तो इत्तेफ़ाकन पहला सामना शहरबानों से ही हुआ था। वो हवेली के लॉन की सीढ़ियों पे बैठी न जाने क्या सोच रही थी, जब इतनी बड़ी रविश पे फैली हारून की ब्लैक मर्सिडीज़ सीढ़ियों के करीब ही आ रुकी थी। उसने हॉर्न पे हाथ रखकर शहरबानों की सारी महवियत तोड़ डाली थी। उसने चौंक कर चंद कदम के फासले पे खड़ी गाड़ी को देखा। इतने में वो खुद भी गाड़ी से उतर आया था। ग्रे कलर के सिंपल से शलवार सूट में मलबूस वो सचमुच काफ़ी थका हुआ लग रहा था, लेकिन शहरबानों को सामने देखकर उसकी थकन में काफ़ी हद तक कमी आई थी। कैसी हैं आप? वो करीब आकर कुछ बोला ही था कि शहरबानो यकदम उठकर अंदर भाग गई थी और वो देखता रह गया। उसे इस इस्तकबाल की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन खैर। हारून, तुम कब आए? यहाँ क्यों खड़े हो? ताई अम्मा न जाने किस काम से बाहर निकली थीं। हारून को देखकर खुश हो गईं। अभी आया हूँ ताई अम्मा, आप सुनाएं कैसी हैं? वो सर झटक कर उनके साथ अंदर आ गया। हारून भाई, सानिया उसे देखकर एकदम सोफे से उतरी थी। उसका लहजा खुशी से भर गया था। कैसी हो छोटी? क्या कर रही हो आजकल? हारून उसे बाजू के घेरे में लेकर सोफे पर बैठ गया था। सलाम अम्मा साईं। खदीजा बेगम को देखकर उसे एक बार फिर सोफे से उठना पड़ा था। जीते रहो, आबाद रहो। वो 2 हफ्ते बाद बेटे की सूरत देख रही थी, लिहाजा सारी खपकी भुलाकर उसके माथे पे प्यार दिए बिना ना रह सकी। भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? भाभी तो हमसे बात भी नहीं करती। मैं तो बुला बुला कर थक जाती हूँ। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। सानिया ने अपना किस्सा शुरू कर डाला था और वो दिलचस्पी से बैठकर हंसता रहा था। अगर तुम में जरा सी भी अकल है तो अपने भाई को कमरे में जाने दो। वो थका हुआ आया है, उसे अभी कपड़े भी तब्दील करने होंगे। ताई अम्मा दोबारा ड्राइंग रूम में आई तो बेटी की हमाकत पे उसे डांटने लगी। ओह सॉरी भाई, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। वो शर्मिंदा होने लगी। अरे पागल, ऐसी कोई बात नहीं। बैठो तुम। नहीं, आप पहले कपड़े चेंज कर लें। ओके स्वीट हार्ट। वो उसका गाल थपक कर सीढ़ियाँ चढ़ गया था और अपने बेडरूम में आते हुए उसकी चाल कुछ और हो चुकी थी। जैसे हल्का सा खुमार छू के गुजर गया हो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली नजर आया था। एक पल के लिए उसे तशवीश सी हुई, लेकिन अगले ही पल बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर मुतमईन हो गया था और थके-थके से अंदाज में बेड पे ढेर हो गया। उसे इसी तरह चारों शाने चित लेटे न जाने कितनी देर गुजर गई, लेकिन शहरबानो वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। अभी वो उसे पुकारने का सोच ही रहा था कि वो खुद ही बाहर आ गई थी। उसके हाथ, पाँव और चेहरा भीगा हुआ था, यकीनन वो वज़ू करके आई थी। लगता है मुझसे नाराज़ हैं आप। वो जायनमाज़ लेकर पलटी ही थी कि हारून बेड से उठकर उसके सामने आ गया था। रास्ता दें मुझे। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, पीछे हटें। शहरबानो खफगी से बोली। नमाज़ पढ़ने तो मुझे भी जाना है, अभी मगरिब की अज़ान होने में भी 10 मिनट बाकी हैं। ज़ोजा मोहतरमा, आपको नमाज़ की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? उसने शहरबानो के हाथ से जायनमाज़ लेकर टेबल पे रख दी और उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। इसलिए कि मैं आपको देखना नहीं चाहती। वो गुस्से से कहती अपने हाथ छुड़ाकर रुख मोड़ गई थी, जबकि हारून का फलक शगाफ कहका बुलंद हुआ था। शायद जिंदगी में पहली बार वो इस तरह बेसाख्ता और दिल खोल के हंसा था। ओह! तो आप मुझे छोड़कर नमाज़ में पनाह ढूँढ रही हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि अगर मुझे नहीं देखेंगी तो अल्लाह ताला आपको नहीं देखेगा। आप अभी मेरे हकूक़ नहीं जानती ज़ोजा मोहतरमा।
اس نے رخ موڑ کے کھڑی شہربانو کو بہت نرمی اور استحقاق سے باہوں میں بھر لیا تھا، اور شہربانو اس کی اس قدر بے باک حرکت پہ گھبرا گئی تھی، اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا شہربانو کی جان ہارون کی باہوں کے گھیرے میں بند گئی ہو۔ اس کا دل سینے کے پنجرے سے ٹکرا ٹکرا کر پاگل ہونے لگا تھا، شرم سے گال تپ اٹھے تھے۔ آپ کو کیسے بتاؤں میری جان، میں نے آپ کا کچھ سنوارا ہی ہے، بگاڑا نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے ہی خفا ہیں۔ اس نے عقب سے شہربانو کے کان میں کافی گمبھیر لہجے میں کہا تھا، جبکہ شہربانو اس کے حصار میں جکڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بہت ہی دلکش لہجے میں کہتا، اپنے لفظوں، اپنی وجاہت اور مردانگی کا سحر اس کے چہارسو پہ بکھرا رہا تھا۔ وہ ازل سے کمزور دل کی نرم کومل سی ڈھیلی ڈھالی لڑکی بے بسی سے اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی تھی۔ اللہ کو پا لینے کی طلب میں اس کے دیے ہوئے رشتوں سے منہ پھیر لینا بھی اللہ کو پسند نہیں شہربانو۔ اس نے باہوں کا حصار کھولتے ہوئے شہربانو کا رخ اپنی سمت موڑ لیا تھا، وہ نظر جھکائے ہوئے تھی۔ ہم لوگ صرف نماز ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا ہے اور ہم نے جنت خرید لی ہے، لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں ہے، جیسے ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں، جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں، جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں، جیسے ساس سسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھنے میں، اور جیسے ایک اچھی بیوی بننے میں۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی، اور شہربانو نے اگلے ہی پل چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ تم نماز پڑھو، تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ شہربانو کھوئی کھوئی سی آگے بڑھ گئی، وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا، تب جا کر اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے نماز نماز پکار رہی تھی، اب اذان ہوئی تو نظریں چرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ البتہ وہ کچھ بھی جتائے بغیر اپنی جیب سے سفید ٹوپی نکالتا باہر نکل گیا تھا۔ اسے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا، اور مسجد ان کی حویلی سے کافی زیادہ دور تھی۔ شہربانو نے ہارون کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے ہی لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صبح ثانیہ کے بلانے پہ ناشتہ کرنے چلی آئی، حالانکہ وہ اتنے دنوں سے اکیلی بیڈ روم میں ہی ناشتہ اور کھانا وغیرہ لیتی تھی، اور ثانیہ روزانہ اسے بلانے آتی اور نا امید لوٹ جاتی تھی، لیکن آج تو ثانیہ کے دل کی کلی بھی کھل اٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ٹیبل پہ موجود افراد کو سلام کیا تھا، اور وہ سب آج پہلی بار اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو، رحمان گردیزی نے باقاعدہ اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ السلام علیکم۔ زمان گردیزی ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں بھی سلام کیا تھا، اور زمان گردیزی اسے سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے، اور خوش تو بڑی اماں بھی بہت ہو رہی تھیں۔ وہ جو اتنے دنوں سے اپنے مرشد سائیں سے دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھیں، آج کچھ دیر کے لیے اس روگ کو بھی بھول گئی تھیں۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ہارون وائٹ کھدر کے شلوار کرتا میں ملبوس بہت ہی فریش موڈ کے ساتھ اپنے کف لنکس بند کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وسلام بیٹا، جیتے رہو، رحمان گردیزی مسکرا کر بولے تھے، لیکن بڑی اماں کا موڈ پھر سے خفا خفا سا ہو گیا تھا ہارون کو سامنے دیکھ کر۔ سلام عرض کرتا ہوں بڑی اماں، اس نے ان کی سمت جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تیرے سلام پہنچے ہوئے ہیں مجھے، وہ رخ موڑ گئی۔ جو بھی دیکھو مجھ سے ہی خفا ہے، اب آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہو بڑی اماں، میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، آپ کو ایک عدد بہو ہی لا کر دی ہے، وہ بھی آپ کی اپنی پسند کردہ۔ اس نے بڑی اماں کے گھٹنے تھام لیے تھے، اور وہ جو اس پوتے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا چکی تھیں، اب اس کے اس طرح گھٹنے پکڑ لینے پہ اسے دھکا کیسے دے سکتی تھیں؟ ذرا سے منانے پہ ہی مان گئی تھیں، اور اس کی پیشانی چوم کر کندھا تھپکنے لگی۔ پھر انہوں نے شہربانوں کو بھی اسی طرح پیار اور شفقت سے نوازا تھا۔ آج کی صبح تو بہت ہی سہانی لگ رہی ہے ہمیں، ثانیہ نے آتے ہی چھیڑا تھا سب کو۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چچی بیگم نے فوراً کہا تھا۔ لیکن جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو، بس لگ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی لگ گئی تھی۔ یوں اکٹھے بیٹھے ہوئے وہ سبھی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سائیں آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، اس نے پیغام دیا۔ کون لوگ؟ ہارون نے نیپکن سے ہاتھ پوंچھتے ہوئے پوچھا، لہجہ کافی سرسری سا تھا۔ سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ہیں۔ کیا؟ ملازمہ کے بتانے پہ شہربانوں کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا، اور چائے ٹیبل پہ چھلک گئی تھی۔
हारून के साथ-साथ रहमान गर्देज़ी और ज़मान गर्देज़ी भी एकदम चौंक गए थे, क्योंकि इतने दिनों से इन लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया था और आज अचानक उनके गाँव चले आए थे। यकीनन वो कोई ख़ास मकसद के लिए ही आए होंगे। हारून गहरी साँस खींचते हुए कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। लेकिन शहरबानो हारून से भी ज़्यादा तेज़ी से उठकर बाहर को लपकी थी, मगर इससे पहले कि डाइनिंग रूम की हद पार करती, हारून ने उसकी कलाई मज़बूती से पकड़ ली थी। "कहाँ जा रही हैं आप?" हारून का लहज़ा बेलचक हो चुका था। "वो मेरे चचा साईं और लाला जी आए हैं। मैं उनसे मिलने।" "अभी नहीं, अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। उन्होंने अगर आपसे मिलना हुआ तो थोड़ी देर बाद मिल लेंगे। आप फ़िलहाल कमरे में जाएँ।" वो उसकी बात काटते हुए सख्ती से बोला था। "लेकिन वो।" "मैं कह रहा हूँ आप कमरे में जाएँ।" अब की बार उसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी और शहरबानो वहाँ मौजूद तमाम अफ़राद पे निगाह डालती, आँखों में आँसू लिए हुए चली गई थी और हारून अब्बा साईं और चचा साईं के साथ हवेली के मर्दान खाने में आ गया था, जहाँ सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन उनके मुंतज़िर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद साईं। हारून ने सलाम में पहल की थी। सैयद सिराज हुसैन से तो वो लोग वाकिफ़ थे, अलबत्ता सैयद कासिम हुसैन से पहली मर्तबा मुलाकात हो रही थी, क्योंकि वो तकरीबन 6-7 रोज़ कबल ही इंग्लैंड से वापस आए थे और यहाँ होने वाले कारनामे का उन्हें अभी पता चला था। वो शहरबानों के सबसे बड़े भाई थे, जिन्हें वो लाला जी कहती थी। "कैसे हैं मुर्शद साईं? आज हमें कैसे याद कर लिया?" हारून ने बहुत अच्छे तरीके से माहौल में रची संगीन खामोशी को तोड़ा था और बात का आगाज़ किया। "तुम अपनी सुनाओ बरखुरदार, तुम किस हाल में हो और हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुमने हमारे साथ किया ही कुछ ऐसा है कि भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।" वो लब भेजते हुए बोले थे। "मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, बस आपकी रस्म के खिलाफ कदम उठाया है। मुर्शद साईं, मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। वो हमेशा की तरह आज भी अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ था। तुमने हमारी लड़ी में सदियों से चली आने वाली रस्म को तोड़ा है, हमारे बड़े बुजुर्गों के रिवाज और रिवायात को दाग लगाया है। तुमने अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ो इस बात को, शहरबानो कहाँ है? बुलाओ उसको।" वो बहुत ही बेनियाज़ी से बोले थे। "वजह पूछ सकता हूँ उससे मिलने की?" उसने इस्तफ़सार किया था। "वो हमारी बेटी है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है?" वो बहुत ज़ब्त करते हुए बोले। "आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, इसलिए मेरा हक है कि मैं उससे मिलने वाले हर बंदे से वजह पूछ सकूं। वो भी बहस करने पे आता तो फिर कुछ भी नहीं देखता था। हारून बेटा, छोड़ो इन सब बातों को, जाओ शहरबानों को लेकर आओ।" रहमान गर्देजी ने दरमियान में बोलकर हारून की कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मजबूरन वो उठकर अपने बेडरूम में आ गया, जहां वो अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। "चलिए जोजा मोहतरमा, आपकी मुलाकात आई है।" वो उसे आंसू बहाते देखकर न जाने क्यों तंज करने से बाज नहीं आया था। "कौन आया है?" वो बेताबी से इस्तफसार कर रही थी। "चलकर खुद देख लीजिए।" वो दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ा था। शहरबानो जल्दी से चादर ओढ़ कर बाहर निकल आई थी। रहमान गर्देजी और जमान गर्देजी उनको तन्हाई फराहम करते थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए। अलबत्ता हारून अंदर ही सोफे पे विराजमान था। शहरबानो अपने लाला जी और चचा साईं से गले मिलकर खूब रोई थी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियां बंध गई थीं। "सब्र से काम लो बेटा, सब्र से, हम तुम्हें लेने के लिए ही आए हैं।" उन्होंने उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी थी, जबकि हारून ने बुरी तरह चौंक कर उनको देखा था। वो जैसे कुछ सोच कर आए थे वहां। इतने में हारून का सेल फोन बज उठा था। कॉल यकीनन खासी अहम थी। वो उठकर राहदारी की सिमत चला आया था। अब सैयद सिराज हुसैन, सैयद कासिम हुसैन और शहरबानों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। तकरीबन 5 मिनट कॉल सुनने और 5 मिनट अपना कोई काम निपटाने के लिए दोबारा अंदर दाखिल हुआ, तो वो लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। "शहरबानो हमारे साथ जा रही है।" किससे पूछकर? उसका अंदाज सर्द था। उसके इस अंदाज पे शहरबानों और सैयद कासिम ने ठिठक कर देखा था। एक बेटी के बाप की तबीयत खराब हो और वो अस्पताल में पड़ा हो, तो हमारा ख्याल है कोई भी रोकने का हक नहीं रखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसे रोकने का कोई भी हक नहीं रखता सिवाय इसके शोहर के। वो काफी सख्त लहजे में बोल रहा था। बरखुरदार, तुम जानबूझकर। देखिए मुर्शिद साईं, आप चाहे जो भी जतन कर लें, मैं अपनी बीवी को आपके साथ नहीं भेज सकता। चाहे उसके वालिद मोहतरम बीमार पड़ जाएं, चाहे पूरा खानदान। वो उनकी बात काट कर बोला था। लेकिन हम इसे लेकर जा रहे हैं। ओके, अगर मैं आप मेरी इजाज़त के बगैर इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं, तो ठीक है, जाइए। वो ज़रा-सा पीछे हट गया था, लेकिन उसके ख़ास मुलाज़िम काफ़ी भारी-भरकम असलहा लिए तैयार खड़े थे। वो लोग इस वक़्त निशाने की ज़द में थे। शहरबानो का रंग फ़क हो गया था। "अल्लाह के लिए हारून, आप कुछ ख़्याल करें।" शहरबानो पहली बार इस तरह मुख़ातिब हुई थी। वो किसी और मूड में होता, तो ज़रूर एन्जॉय करता, मगर इस वक़्त सर्द मोहरी के अलावा कुछ नहीं था उसके पास।
अभी तक ख़याल करके चुप खड़ा हूँ, वरना कब से उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। प्लीज़ हारून, मेरे बाबा साईं की तबीयत ख़राब है, मुझे जाने दे प्लीज़। वो कोई बदमज़गी नहीं करवाना चाहती थी, जबील इजाज़त से काम लिया था। आप आज की गई कभी वापस नहीं आएँगी शहरबानो, लिहाज़ा बेहतर यही है कि आप कहीं ना जाएँ। वो किसी तौर मानने वाला नहीं था, यहाँ तक कि शहरबानो ने हाथ भी जोड़ दिए थे। ठीक है हारून गर्देसी, आपने जो चाहा वो किया। अब जो हम चाहेंगे वो होगा। चलिए चचा साईं, चलते हैं अब। सैयद कासिम हुसैन पहली बार बोले थे और फैसला कुन बोले थे। शहर वालों का हाथ छोड़कर उन्हें चलने का कहा था और वो भी खामोशी से लब भेजकर वहां से चल पड़े थे। चचा साईं, लाला जी, वो पीछे से पुकारी थी, लेकिन सैयद कासिम हुसैन ने उसे रोक दिया था। खुद तेजी से बाहर निकल गए थे। हारून ने अपने आदमियों को जाने का इशारा किया और उसकी सिमत पलटा, मगर वो लहराकर फर्श पे आ रही थी। उसे उनके चले जाने का इतना गहरा सदमा हुआ था कि वो अपने होशो हवास खो बैठी थी और हारून कुछ घबरा सा गया था। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी गुनगुना रही थी और गहरा सन्नाटा दम साधे खड़ा था जब वो मुश्किल उसकी आंख खुली थी। उसे कुछ याद आने पे चौंक कर गर्दन मोड़ी। हारून चंद इंच के फासले पे लेटा सो रहा था, लेकिन उसका हाथ शहरवानों के ऊपर पूरे इस्तेकाक से रखा था। कोई और वक्त होता तो वो उसके लम्स उसकी इतनी कुर्बत से एकदम तड़प के उठ जाती, लेकिन आज कुछ ऐसा था कि वो उसके लम्स की वजह से नहीं, अपने अंदर उमड़ने वाली नफरत की वजह से उठ बैठी थी। और उसके इस तरह यकदम झटके से उठ जाने की वजह से हारून की नींद भी टूट गई थी। सुबह वो गहरे सदमे की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाने की बिना पर बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने उसके लिए ड्रिप तजवीज़ की थी। इसलिए दवाई के ज़ेर असर वो रात के तक गनूदगी में रही थी। आप ठीक तो हैं ना? हारून के ने कोहनी के बल उठते हुए उसकी कलाई छूकर देखी। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं, वो नागवार लहजे में बोली थी। क्यों हाथ न लगाऊं? यही तो वक्त होता है आपको हाथ लगाने का। उसने मायने खेजी से कहते हुए शहरबानों को बाजू से पकड़कर अपनी सिमत झुका लिया था। कमरे में नीम तारीकी की वजह से वो अभी तक उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पाया था। मगर मुझे आपका लम्स अज़ियत देता है, बुरा लगता है, नफ़रत होती है मुझे आपसे। आप इंसान नहीं, बहुत बेरहम और बेहिस जानवर। शहरबानो, यकदम हारून का हाथ उठा था और शहरबानो के चेहरे पे निशान छोड़ गया था। कभी किसी और की वजह से मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफी या कुछ बुरा करूं तो फिर चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी। वो लफ्ज चबा चबा कर कहता बिस्तर से उठ गया था। शहरबानो रोती हुई दोबारा तकिए पे गिर गई थी, जबकि हारून दरवाजा खोलकर टेरेस पे चला गया था और उसने सारी रात ठंडक में टेरेस पे खड़े खड़े गुजार दी थी। फजर की अजान हुई तो वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। वो दोबारा उससे कोई भी बात किए बिना शहर वापस चला गया था। इतनी जागीर, इतनी जायदाद होने के बावजूद वो अपना बिज़नेस करता था। उसे बाप-दादा की कमाई पे उम्र भर भर ऐश करने का कोई शौक नहीं था। हालाँकि रहमान गर्देज़ी और ज़मान गर्देज़ी उसे मना करते थे कि और कामों में पड़ने के बजाय वो अपनी जागीर सँभाले तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन उसे अभी से जागीरदारी की झंझट में पड़ना पसंद नहीं था। अगरचे वो लोग इसरार भी करते रहते थे। वो चाहते थे उनका इकलौता लाडला सपूत हर वक़्त हवेली में नज़र आता रहे, मगर वो जो पहले 1-2 हफ़्ते बाद आ जाता था, अब 2 माह गुज़र जाने के बाद भी हवेली आने का नाम नहीं ले रहा था। शहरबानो मुसलसल 2 माह से अपने कमरे से नहीं निकली थी। उसने सबसे तर्क के ताल्लुक कर रखा था, यहाँ तक कि सानिया और ज़ैनी आपा से भी बात नहीं करती थी। हालाँकि ज़ैनी आपा 2 बार अपने ससुराल से बतौर ख़ास उससे मिलने के लिए आई थीं, लेकिन वो तो जैसे गूंगे का गुड़ खा बैठी थी। शहरबानो, तुम बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? कोई नाराज़ी हुई है तुम दोनों में? उसने तुमसे कुछ कहा है? अल्लाह के लिए कुछ तो बताओ, हमसे बात तो करो। ज़ैनी आपा ने बिलाखिर उसे झंझोड़ डाला था। क्यों? क्यों करूँ आपसे बात? क्या रिश्ता है मेरा और आपका? किस हैसियत से मुझसे बात करना चाहती हैं? जिस हवाले से आप मुझे देख रही हैं, उस हवाले को 2 माह से मैंने तस्लीम करना छोड़ दिया है। आप सब लोग धोखेबाज, दोगले और इंतहाई बेरहम लोग हैं। इंसानियत खत्म हो चुकी है आप लोगों से। मैं आप सबकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जाएँ यहाँ से। आप लोगों के साथ बैठने और बात करने से बेहतर है मैं अकेली खामोश कमरे में बैठी रहूँ। वो यकदम फट पड़ी थी और उसके अंदर उबलने वाला ज़हर पूरी शिद्दत से बाहर आया था। ज़ैनी आपा कितने ही लम्हे शुशदर सी बैठी रह गई थीं। उसके अल्फाज़, उसका लहज़ा सुनकर वो बेयकीन सी हो रही थी कि क्या ये सब कुछ शहरबानो ने ही कहा कहा है ना? वो शहरबानो जो ज़रा सा ऊँचा बोलते हुए भी 100 बार सोचती थी, जिसका लहज़ा ही इतना मुलायम होता था कि हर बार बात मीठी लगती थी।
लेकिन शहरबानो, इसकी कोई वजह भी तो होगी ना, आखिर हुआ क्या है? ज़ैनी आपा ने अपने आप को सँभालते हुए दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ा था। जब आपका भाई मेरे घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, मेरे बाबा की तबीयत खराब का सुनकर भी उस पे कोई असर नहीं हो सकता, मेरे रिश्तों की इज़्ज़त नहीं कर सकता, मेरे बड़े बुज़ुर्गों की रस्म रिवायात तोड़ सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं भी उसके रिश्ते-नाते निभाने की पाबंद नहीं हूँ। वो चटक गई थी और ज़ैनी आपा को सारा मामला समझ आ गया कि वो किस वजह से ऐसी हो रही है। शहरबानो, वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को बेरंग होने से बचा रहा है, बल्कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आइंदा नस्ल में पैदा होने वाली बेटियों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर तुम इस रस्म की भेंट चढ़ जाती, तो कल तुम्हारे बड़े भाई की बेटी को भी इस रस्म के नाम पे कुर्बान किया जा सकता था। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी भतीजी के साथ ऐसा कुछ हो? ज़ैनी आपा ने उसे आइंदा का मंज़र दिखाने की कोशिश की थी। वो अपनी भतीजी का सुनकर चौंक गई थी। तुम अपने बारे में ना सोचो, मगर एक बार आने वाली नस्ल की बेटियों का सोचो, उनका क्या हाल होगा। और फिर ये भी सोचना कि हारून किस हद तक गलत है। वो उसके कंधे पे हाथ रखकर चली गई और शहरबानो हकीकतन ठिठक कर रह गई थी। अपने से आगे तो उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी भतीजी भी। चंद दिनों से उसकी तबीयत कुछ बोझल-बोझल सी हो रही थी, लेकिन ना तो वो कमरे से बाहर निकली थी और ना ही किसी और को तबीयत की खराबी का बताया था। इसीलिए दिन गुजरते रहे और उसकी सेहत गिरती रही। उसे अपनी कमजोरी और नकाहत का एहसास तो था, मगर अपना ख्याल रखने का एहसास नहीं था। उसे बस अपनों से जुदाई और रस्म और रिवायात के टूटने का गम खाए जा रहा था। वो दिन भर बस यही सोचती रहती थी। अब तो दिमाग भी चकराने लगा था। पहले उसकी ये हालत घर वालों ने नोट की थी और आज तो हारून भी उसे देखकर ठिठक गया था। ज़ोहर का वक्त था जब वो शहर से गाँव आया था। पहली मुलाकात चचा साईं और अब्बा साईं से हुई थी। वो लोग किसी पंचायत से वापस आए थे। उनसे मिलकर बड़ी अम्मा को सलाम करता वो अपने कमरे में आ गया था। शहरबानो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती हुई गहरी सोच में गुम थी। दरवाज़ा खोलने की आहट पे भी उसकी सोच का तसलसल नहीं टूटा था। हारून उसे इस हाल में देखकर चौंक ही तो गया था, क्योंकि वो उसे अच्छे भले हाल में छोड़कर गया था। उसकी सेहत भी ठीक-ठाक थी, लेकिन अब तो वो काफ़ी बीमार नज़र आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने अपने और शहरबानो के दरमियान मौजूद खफगी और गुस्से की दीवार के बावजूद सलाम करते हुए उसे मुखातिब किया था। शहरबानो ने यकदम चौंकते हुए सर उठाकर उसकी सिमत देखा था। कैसी हैं आप? उसकी तरफ से सलाम का जवाब ना पाकर उसने दूसरा सवाल कर डाला, मगर यहाँ तो दूसरे सवाल का जवाब भी निदार्थ। हारून बेड की पॉइंटी वाली साइड से घूमकर उसकी साइड में आया और उसके करीब ही बैठ गया था। लगता है आपकी तबीयत खराब रही है, आपकी सेहत बहुत डाउन लग रही है। उसने बहुत ही नॉर्मल से अंदाज में फौरन ही अपनी तशवीश का इजहार कर दिया था। मेरी सेहत डाउन होने से क्या फर्क पड़ता है, जिंदा तो हूँ। वो तल्खी से कहती बेड से उठने लगी थी कि हारून ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया था। शहरबानो, आपकी इस बदगुमानी और खफगी की वजह से मैं इतने दिन हवेली नहीं आया। मुझे पता है कि आपको मुझसे चिढ़ होगी, मुझ पे बार बार गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से मेरा मूड भी ऑफ होगा। तो इससे बेहतर था कि हम लोगों का सामना ही ना होता। लेकिन एक इंसान अपने घर से कितनी देर दूर रह सकता है। मैं भी आज चला आया आपकी खफगी और बदगुमानी मिटाने के इरादे से। वो उसका हाथ नरमी से दबा रहा था। हुँ, बदगुमानी मिटाने के इरादे से। जिस तरह आप अपने घर से दूर नहीं रह सकते थे, इसी तरह मैं भी नहीं रह सकती। मेरा भी दिल चाहता है अपनों से मिलने को, अपने घर जाने को, सबको देखने के लिए मैं भी तड़पती हूँ। वो दबे-दबे लहजे में चीख कर कहती, अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैं आपको अपनों से मिलने से कभी ना रोकता, अगर उनके अज़ाइम अच्छे होते, अगर वो आपको दोबारा मेरे पास आने देते। मैं आपका जाना थोड़ी देर के लिए तो अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमेशा के लिए नहीं। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा था। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मगर मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो उसके हाथ को नरमी से करीब करते हुए हाथ की पुश्त पे बोसा दे चुका था। शहरबानो गुम सी हो गई थी। उसके होठों का लम्स जिस्म में सनसनी से भर गया था। उसके सारे एहतजाज और बदगुमानियाँ जैसे ठिठर के रह गई थीं कि ये क्या हुआ है? प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। वो मरे-मरे लहजे में बमुश्किल बोली थी। इतने दिनों बाद आया हूँ, मिलेंगी नहीं मुझसे? उसके कहने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा था कि शहरबानो चेहरा झुकाने पे मजबूर हो गई थी और हारून ने इतने नाज़ुक फसूहेज़ लम्हों को रफ़्ता-रफ़्ता अपनी दस्तरस में लेना शुरू कर दिया था। मुसलसल इतने दिनों से ज़हनी जंग लड़-लड़ कर दोनों ही थक चुके थे। एक-दूसरे के कुर्ब का सहारा मिला तो इनकार नहीं हो सका था। शहरबानो तो थी ही नरम मिजाज,
وہ سختی کا خول چڑھا ہی نہیں سکتی تھی۔ بس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تلخ ہو گئی تھی، اور یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس طرح غصہ کرے، کیونکہ ایسے حالات میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ اس نے تو پھر صرف غصہ ہی کیا تھا، اور ہارون کو بھی اس کا غصہ ختم ہونے کا انتظار تھا، تاکہ وہ آرام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے۔ لیکن پہلے اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا تھا۔ بیٹا، تم کچھ نہ کرو، بس شہربانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا چیک اپ کرواؤ، کیا مسئلہ ہے اسے، وہ اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے؟ اما سائی نے ناشتے کی میز پہ پہلا ذکر یہی کیا تھا کہ شہربانو بیمار لگتی ہے۔ جواباً سبھی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار شہر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ بھی ساتھ چلیے گا، پھر آپ لوگوں کو واپس بھیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا، اس نے پروگرام ترتیب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے لگی، مگر لوگ ابھی پروگرام ہی بنا رہے تھے کہ شہروانوں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ آج صبح سے اس سے بار بار ابکائی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید نکاہت کا شکار ہوئی تھی، اور بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا۔ ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر الٹے پیر بھاگی تھی۔ صاحب جی، وہ بی بی جی بہت بیمار ہیں، بے ہوش پڑی ہیں۔ رضیہ ہانپ رہی تھی۔ ہارون پریشان ہوتا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں سائیں، چچی اماں اور ثانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ہارون صبح سویرے ہی بیڈ روم سے نکل آتا تھا، کبھی زمینوں کی طرف نکل جاتا تھا اور کبھی حویلی کے لان میں ہی گھاس اور شبنم کو روندتے ہوئے باتوں میں وقت گزار دیتا تھا۔ آج بھی وہ زمینوں کی طرف گیا تھا اور واپسی پہ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا، اور اب اس کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ شہربانوں کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھ کر باتھ روم گئی تھی اور وہ اسے میڈیسن لینے کا مشورہ دے کر باہر چلا آیا تھا۔ کیا ہوا ہے شہربانو؟ بیٹا آنکھیں کھولو۔ ہارون نے اسے بیڈ پہ ڈالا تو اما سائن نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کے سہلایا تھا، اس کا گال تھپکا۔ رضیہ ادھر آؤ، چچی اما نے شہربانو کو ایک نظر دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ، وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے اسے بلا کر لاؤ۔ لیڈی ڈاکٹر کے ذکر پہ اما سائیں اور ہارون بیک وقت چونک گئے تھے۔ چچی اماں، ہارون نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا تھا۔ تم باہر جاؤ بیٹا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہارون ان کے ٹوکنے پہ شرمندہ سا ہو کر باہر آ گیا تھا، اور پھر سچ مچ چچی اماں کے شک نے انہیں ایک خوشخبری سنا ڈالی تھی، جس سے وہ سبھی لوگ ہی نہیں، ہارون بھی بے انتہا خوش ہوا تھا۔ اور بڑی اماں تو واری صدقے ہو رہی تھی، انہوں نے بے ہوش پڑی شہر بانوں کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ لگتا ہے آپ اس خوشخبری سے خوش نہیں ہیں۔ ہارون پہلی نظر میں ہی شہربانوں کا گمسم رویہ دیکھ کر جان گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے خاموش رہی تھی۔ آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے۔ اماں سائیں اس کا مکمل چیک اپ کروانا چاہتی تھیں، اس کے لیے بیڈ ریسٹ اور غذا وغیرہ کی تفصیل جاننا چاہتی تھیں، جبکہ شہربانوں کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی، الٹا اپنا آپ قیدی نظر آنے لگا تھا۔ مگر شہربانو، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی ہے، ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے کر آئے گا، ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا، ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا اسے دونوں کندھوں سے تھام چکا تھا، جبکہ وہ تو ہارون کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، اس وقت بھی نظر چرا گئی تھی۔ شہربانو، مجھے اپنا سمجھو، میں تمہارا ہوں اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا، تم مجھ سے بدگمان نہ رہا کرو، میرا دل بھج جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور آج پہلی بار آپ سے تم تک آیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں، مگر اما سعید ساتھ جانے سے کترا تو رہی تھی، مگر ہارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آیا تھا۔ پہلا دن تو انہوں نے گھر پہ ہی گزارا تھا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا۔ دوسرے دن عصر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ اسپتال جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اسپتال اچھا ہے نا؟ اما سائیں کے سوال پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو سرکاری اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پگلے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تو ماہر ہے نا، کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اما سائیں نے مسکرا کر کہا۔ اماں سائیں، جس طرح میں آپ کو بہت پیارا ہوں، اسی طرح مجھے بھی تو اپنی اولاد پیاری ہے۔ اس نے دلچسپی سے کہتے ہوئے شہربانوں کی طرف دیکھا، جو ان ماں بیٹے کی گفتگو سے یکسر انجان اور لا تعلق بیٹھی تھی۔ سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا تھا۔ اسپتال پہنچ کر ہارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور چیک اپ کے مطابق چند ابتدائی ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، اور پھر مثبت رپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ البتہ شہربانوں کی کمزوری کے پیش نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کی تھیں۔
जो अस्पताल से फौरी नहीं मिल सकी थी। लिहाजा हारून ने सड़क पार बने चंद मेडिकल स्टोर्स की तरफ रुजू किया था। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर उनको बिठाकर सामने क्रॉस कर गया था। अभी उसे गए 6-7 मिनट ही हुए थे कि उनकी गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खुला था। लाला जी, शहरबानो चकरा गई थी। नीचे उतरो शहरबानो, वो उजलत में बोले थे। मगर लाला जी, शहरबानो नीचे उतरो। वो उसकी बात सुने बगैर उसका हाथ पकड़कर अपनी सिमत खींच चुके थे। ऐसे में अम्मा साईं तड़प उठी थी। वो शहरबानो की हालत से वाकिफ जो थी। माँ जी, आप आराम से बैठी रहें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर अपने बेटे को इतना बता दीजिएगा कि किसी पे अचानक हमला नहीं करना चाहिए। बंदा संभल नहीं पाता। वो एक ही बात में अपना हमला और हारून का हमला भी वाज़े कर गए थे। अम्मा साईं ने उन्हें रोकने की, पीछे जाने की कोशिश की, मगर उनके साथ मुसल्लह अफ़राद थे। शहरबानो कभी अम्मा साईं की तड़प और कभी लाला जी का गुस्सा देखती घिसटती चली गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि ये अचानक क्या हुआ है। वो तो ये भी ना जान सकी कि अच्छा हुआ या बुरा। हारून के लिए सचमुच ये हमला बहुत कारी था और इस हमले से संभलना भी बहुत मुश्किल काम था। मगर हारून ने ये हमला सहकर दूसरों को भी संभाला था और अपने आप को भी। वो चाहता तो उनके इस एक्शन का रिएक्शन ले सकता था। वो पुलिस की मदद से भी अपनी बीवी, अपनी मंकूहा पे हक जता सकता था। मगर उससे जानबूझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो लोग शहरबानों की कंडीशन जान लेने के बाद ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखेंगे। और वैसे भी वो इस मसले को उछालना नहीं चाहता था, क्योंकि शहरबानों अब उनकी नहीं, हारून की अपनी इज़्ज़त थी। और उसे ये भी पता था कि जिस ज़ंजीर में शहरबानो बंध चुकी है, वो इतनी कमज़ोर नहीं कि उसे रिहाई मुमकिन हो। शायद इसीलिए वो काफ़ी हद तक रिलैक्स था, क्योंकि अगर वो लोग कोई हतमी फ़ैसला करना भी चाहते, तो उन्हें 100 बार सोचना था। और ये सच ही तो था, शहरबानों के वापस आने की खुशी सबको हुई थी। सभी बारी-बारी उसे मिलने आए थे और सभी को उसकी कमज़ोर हालत और ज़र्द रंगत पे अफ़सोस हुआ था कि उनकी बेटी गम में घुलकर आधी रह गई है। मगर जब औरतों पे असल बात का इंकशाफ हुआ, तो वो बिदक के रह गई थीं। "बच्चा? उस कमबख्त का बच्चा उठा लाई हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने भाइयों का, अपने बाप का सदका थीं। तुम अपना आप भी ना सँभाल सकीं? दाग लगा के रख दिया है इस लड़ी को।" चच्ची बेगम ने अपना सीना पीट डाला था और शहरबानो घबरा कर उनकी शक्ल देखने लगी। और फिर ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता सब औरतों का जुमगट्टा सा लग गया था, जिसमें मुजरिम शहरबानो सर झुकाए शर्मिंदा सी मर जाने को तैयार बैठी थी। काश तुम मर जाओ हारून गर्देजी, तुमने मुझे मेरे अपनों की नजरों में गिरा दिया है। मैं मुजरिम बन गई हूँ। उससे दिल ही दिल में हारून को बुरा भला कहते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर दिल इतना भर आया था कि आंसुओं को रोकने के लिए जगह न मिली थी और वो छलक आए थे। अम्मी, क्या जरूरी है कि आप हर काम में मुदाखलत करें? इसमें शहरबानों का क्या कसूर है? जोहरा उसके करीब आते हुए उसकी ढाल बन गई थी और अपनी माँ से खफा होने लगी। अरे कसूर क्यों नहीं है, ये उसे मना भी तो। प्लीज अम्मी, अल्लाह के लिए कुछ तो ख्याल कर ले, यहाँ कवारी गैर शादीशुदा लड़कियां भी हैं। उसने सबकी सिमत इशारा किया था, जो शहरबानों का तमाशा देखने के लिए दिलचस्पी से खड़ी थी। ठीक है बीबी, मैं कुछ नहीं कहती, मर्द लोग खुद कह लेंगे। वो तनफ्फुर से कहती खड़ी हो गई। मर्द लोग क्या कहेंगे, ये उसकी बीवी बन के गई थी, बहन नहीं, और बीवी पे वो हर हक जता सकता था। एक छत तले रहते हुए वो इतना भी मौलवी या परहेजगार नहीं था कि इसे हाथ भी ना लगाता। और औरत कहाँ और कब तक भाग सकती है मर्द से? जोहरा ने लड़कियों के जाते ही अपनी माँ को साफ साफ सुनाई थी। शहरबानो और माँ जी तो जोहरा की मशकूर हो गई थी। लेकिन ज़ोहरा बेशक ज़ुबान की तल्ख़ व तेज़ थी, मगर दिल की खरी थी। वो पहले भी शहरबानों का भला ही चाहती थी और अब भी वो उसी के हक़ में बोल रही थी। वो उसे साथ लेकर अंदर कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे सरगोशियाँ और बातें शुरू हो गई थीं। शहरबानों को वापस आए हुए 3 माह हो चुके थे, मगर इन 3 माह में उसने जी भर के खिफ़्त, शर्मिंदगी और ज़िल्लत देखी थी। वो अपने ही घर में चोरों और मुजरिमों की तरह रह रही थी। घर के किसी भी मर्द के सामने नहीं जा सकती थी, किसी खुशी और गमी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। तीनों चचियाँ और दोनों फूफियाँ भी उसको धुतकार बैठी थीं। सिर्फ माँ जी उसके लिए सिसकती और तड़पती थीं। उन्हें पता था वो किस हालत में है, मगर फिर भी परेशान और फ़िक्रमंद रहती है, जिसकी वजह से उसकी सेहत बहुत ही खराब रहने लगी थी। वो उसे बहुत समझाती थीं, तसल्ली देतीं, मगर उसे यूँ सबकी नज़रों से गिरकर जीना बहुत मुहाल लगने लगा था। वो अपने लिए बद्दुआएँ माँगती थी और माँ जी का कलेजा काँप जाता था। इसी परेशानी और टेंशन में सारे दिन गुज़र गए और शहरबानो के यहाँ बहुत ही प्यारा-सा बेटा पैदा हुआ था।
जिसकी पैदाइश की खबर सुनकर सब हवेली वालों को सांप सूंघ गया था। मुबारक हो शहरवानों, तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है, अपने माँ बाप पे गया है। जोहरा ने खुले दिल से सराहा और नो मौलूद बच्चे को उठाकर प्यार भी किया था। शहरबानो बेसाख्ता रो पड़ी थी। इतने भरे पूरे खानदान में से उसकी समातों को सिर्फ एक मुबारक सुनने को मिली थी। कहते हैं बेटे बाप का अक्स होते हैं और बेटियां माँ का। ये भी अपने बाप का अक्स ही लग रहा है। जोहरा बच्चे को बहुत देख कर मुस्कुराई थी और फिर शहरबानों की गोद में डाल दिया था। और बच्चे के मासूम चेहरे पे जैसे ही शहरबानों की नजर पड़ी, उसके आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। उसे पहला ख्याल यही आया था कि अगर यही बच्चा हारून गर्देजी की हवेली में पैदा हुआ होता तो कई दिन तक पूरे गांव में जश्न मनाया जाता, सदके दिए जाते, नजर उतारी जाती। लेकिन यहाँ उसकी पैदाइश की खबर सुनकर हर माथे पे सिलवट और हर चेहरे पे नागवारी के सिवा कुछ नजर नहीं आया था, सिवाय माँ जी और जोहरा के। शहरबानो पागल हो गई हो क्या? जोहरा ने उसका कंधा हिलाया था। शहरबानो के आंसू बच्चे के नर्म और मुलायम चेहरे पे तवातुर से गिर रहे थे और उसने किसमिसाना शुरू कर दिया। काश हारून गर्देजी ने हमें धोखा ना दिया होता, और अगर दे ही दिया था तो फिर मैं यहाँ दोबारा वापस ना आई होती। जोहरा आपी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब मुझे कसूरवार समझते हैं। क्या मैंने कहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करे? पहले सबकी नागवारी मेरे लिए थी, अब मेरे बच्चे के लिए होगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो फिर से बिलक उठी थी। उसके पास वापस चले जाओ, जोहरा ने सीधा सीधा हल बताया। क्या? वो बिदक गई थी। हाँ शहरवानो, अब अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें वो पहले जैसा मकाम हासिल नहीं हो सकता। कासिम लाला तुम्हें तुम्हारी चाहत या अपनायत में वापस नहीं ले आए, बल्कि हारून गर्देजी की जिद और इंतकाम में वापस लेकर आए हैं, ताकि उसे शिकस्त दे सके। लेकिन शहरवानो, जो शख्स सारी जिंदगी तुम्हें जानता तक नहीं था, तुम्हारा नाम भी पता नहीं था, फिर भी वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारी जिंदगी को एक फजूल रस्म से बचाने के लिए सबके सामने डट गया था और अपने फैसले पे कायम भी रहा। प्लीज प्लीज शहरवानो, उसे शिकस्त से दो चार मत करना, उसे हारने मत देना। प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना और उसके फैसले में उसका साथ देकर अपने रिश्ते को मजीद मजबूत बना दो, वरना तुम ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की। जोहरा ने उसे समझाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा था। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम सबको छोड़कर अपने बच्चे के बारे में सोचो, जिसको तुम यहाँ इस हवेली में रहकर कभी कोई मकाम नहीं दिला सकोगी, जो इतने बड़े खानदान और जागीर का वारिस है। वो यहाँ एक मुलाजिम बन के रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, क्योंकि बेटियां तो हमेशा ही माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती हैं। हर बेटी को रुखसत होना ही होता है। तुम अनोखी तो नहीं हो जो जहाँ यहाँ से जाओगी। हर बेटी पे फर्ज होता है कि वो माँ बाप का कहा माने और उनकी इज्जत की लाज रखे। तुमने भी ये सब किया, उनके कहने पे हारून गर्देजी से शादी की और उनकी लाज रखी। अब ये हारून गर्देजी का मसला था कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम उसकी बीवी हो और बीवी होने के नाते तुम पे फर्ज है कि तुम उसका कहा मानो और उसका साथ दो। अब तुम पे ज़्यादा हक तुम्हारे माँ बाप का नहीं, तुम्हारे शोहर का है। और तुम्हारा शोहर गलत भी नहीं है। उसने अगर हमारी इस सदका रस्म को तोड़ा है तो अच्छा किया है, क्योंकि इस रस्म का जिक्र ना तो हमने कुरान पाक में पढ़ा है और ना ही हदीस वगैरह में। ये सरासर खुद साख्ता रस्म है जो हम लड़कियों को जिंदा दफन करने के लिए बनाई गई है, जिसने फूफी फातिमा को निगल लिया है, जिससे तुम बच गई हो, और जो कासिम लाला की बेटी जरीना को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। शहरबानो, अपने और अपने बच्चे के बारे में ना सही, मगर एक बार 10 साला जरीना के बारे में सोचो, जो आइंदा इस रस्म की भेंट चढ़ने वाली है। और हाँ, ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि कासिम लाला के कहने पे मेरे अब्बा सईं सैयद मेराज हुसैन चंद दिनों तक हारून गर्देजी से तुम्हारी तलाक की बात करने जा रहे हैं। अब ये फैसला तुम पे है कि तुमने तलाक लेनी है या उसके साथ उसकी सुहागन बन के रहना है। और ये कभी मत भूलना कि मैं और ताई अम्मा तुम्हारे साथ हैं। जोहरा साफ साफ लफ्जों में सब कुछ कहकर उसे बीच मंजरधार में छोड़कर चली गई थी। शहरबानो सोच के समुद्र में अकेली डूब रही थी, और इस समुद्र में एक ही जजीरा था, हारून गर्देजी, जो उसे पनाह दे सकता था खुले दिल से। और इस समुद्र में एक ही भंवर था, तलाक, जिसमें डूबकर वो और भी बेटियों को डिबो सकती थी। सैयद मेराज हुसैन बेटी की तलाक के हक में नहीं थे। उन्होंने सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन का फैसला सुना तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो कायल नहीं हुए थे, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी। जो बात जहाँ है उसे वहाँ ही रहने दो कासिम हुसैन। हमारी लड़ी में तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है, और ये बुरा अमल शहरवानों के पल्लू से मत बांधो। वो थके थके से बोले थे। हमारी लड़ी में तो सदका रस्म के टूटने को भी बुरा समझा जाता है अब्बा साईं। लेकिन कासिम हुसैन, बेहतर है कि इस मामले को दबा रहने दो। क्यों छेड़ रहे हो दोबारा से?
اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہارون گردیزی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ ابھی بھی شہربانوں کو اپنا حق سمجھے بیٹھا ہے، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہربانوں سے پوچھا تم نے وہ کیا چاہتی ہے؟ سید معراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتا تھا کہ شہربانو اب اکیلی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے اور سید معراج حسین چپ سے ہو گئے تھے۔ پھر سید قاسم کے کہنے پہ سید سراج حسین نے ہارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی اور وقت مقررہ پہ اس کے شہر والے گھر پہ چلے آئے تھے۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا۔ جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہربانوں نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اف خدایا، اپنا کرم کرنا مجھ پہ۔ وہ راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہربانوں سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہربانوں کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہربانوں کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹے کی شکل دیکھ کر دل سیراب کیا تھا، بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کے لیے تو ہارون گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور بڑی اماں تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے جو انہیں چاہ کر بھی نہیں مل رہا تھا، اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بیوی جی، آپ کو چھوٹے سائی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شہربانو صبح صبح بچے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی اور سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی، اور چچا سائی کے بلاوے کا سن کر شہربانو کا دل کانپ گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ ماں جی، چچا سائی نے بلایا ہے۔ شہربانو جاتے جاتے ٹھہر گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کے آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا۔ وہ کہہ کے چلی گئی تھی، لیکن ماں جی کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں بن گئی تھیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائیں؟ اس نے دستک دے کر پوچھا تھا۔ آ جاؤ شہروانو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے سامنے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو ہارون گردیزی یہاں حویلی آ رہا ہے تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے، لیکن بیٹا ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو، تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہربانوں کو جھوٹ پہ اکسایا تھا، وہ بھی کافی روب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہربانوں کو فیصلے کی سولی پہ لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا، اور فیصلہ بھی کیسا، جس پہ عمل پیرا تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب تو آخری قدم باقی تھا۔ لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانوں کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ شہربانو، پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائی کے کمرے میں خیریت تو ہے نا؟ وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن شہربانو نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ گمسم اور ناسمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، اور ماں جی اسے چپ کراتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا شہربانو؟ ابا سائی نے کس لیے بلایا تھا؟ زہرا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بولو نا، کیا بات کہی انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ہارون گردیزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں، اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کہ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں بتایا تھا۔ اور بابا سائی نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس فیصلے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہربانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کی سمت دیکھا۔ نہیں شہربانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو، زورا نے سختی سے تردید کی تھی، اور ماں جی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائیں اور چچا سائیں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہربانوں سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔
वो सुनकर खुश तो हुए ही थे, लेकिन परेशान भी हो गए थे कि वो उनकी हवेली अकेला मत जाए। इंतकाम में लोग कुछ भी कर डालते हैं, उसको नुकसान भी पहुंच सकता है और तनहा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मगर हारून ने उन्हें तसल्ली दी थी कि वो तमाम बंदोबस्त करके जा रहा है। उसे नुकसान पहुंचाने की सूरत में वो लोग खुद बुरी तरह फंस सकते थे, और वो हर तरफ से मुतमईन होकर शाम 4 बजे हवेली पहुंचकर हवेली के बड़े से गेट पे हॉर्न दे रहा था। हवेली वालों को पहले ही इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए गेट खुलता चला गया था। हवेली के बड़े से लॉन की साइडों में बनी रविश पे चक्कर काट कर उसकी मर्सिडीज गाड़ियों के साथ आ रुकी थी, जहां एक मुलाजमा उसकी मदद के लिए पहले से तैयार खड़ी थी। वो गाड़ी से उतरा ही था कि वो आगे बढ़ आई थी। आइए साहब जी। वो सर हिलाकर मुलाजमा के पीछे चल दिया था। तवील राहदारी और ड्राइंग रूम का अहाता गुजरने के बाद मुलाजमा उसे गेस्ट रूम में छोड़ गई थी, जहां सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन पहले से मौजूद थे। बैठो, उन्होंने सोफे की सिमत इशारा किया। शुक्रिया, वो रिलैक्स से अंदाज में बैठ गया था। कुछ सोचा तुमने? उन्होंने निपे तुले अंदाज में पूछा था। जो कुछ आपसे कह चुका हूँ उसके बाद सोचने की गुंजाइश नहीं निकलती मुर्शद साईं। अगर मेरी बीवी मेरे साथ रहना चाहती है तो आप उसे मर के भी नहीं रोक सकते, और अगर वो मेरे साथ रहने से इनकार करती है तो मैं आज ही तलाकनामे पे साइन कर दूंगा। उसका लहजा मजबूत था। ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो हमसे सारे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए जा सकती है, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें ये रिश्ता तोड़कर जाना होगा। तलाक के कागजात तैयार रखे हैं, इन पे साइन कर देना। चलो कासिम हुसैन, इसे फैसला करने दो। वो टेबल पर रखे कागजात और पेन की सिमत इशारा करके उठ खड़े हुए थे, और सैयद कासिम हुसैन भी बाहर निकल आए, क्योंकि शहरवानों ने भी फैसला सुनाने के लिए अंदर आना था। मुलाज़िमा उसके लिए चाय और साथ में काफ़ी लवाज़मात लेकर आई थी, मगर हारून को इन चीज़ों से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शहरबानों से मतलब था। लेकिन फिर भी एक अच्छे मेहमान की तरह उसने चाय का कप उठा लिया था। ब्लैक पैंट और वाइट टी-शर्ट में मलबूस टाँग पे टाँग चढ़ाए, हाथ में चाय का कप लिए वो बहुत शाहाना अंदाज़ में बैठा, इतना पुरसकून लग रहा था कि उसे देखकर शहरबानों का दिल धड़क उठा था। और शायद धड़का भी पहली बार था, और इस धड़के का पता हारून को भी चल गया था। तभी तो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो खामोश सर झुकाए खड़ी थी। शहरबानो, वो यकदम कप एक साइड पे रख के सोफे से खड़ा हो गया। कैसी हो तुम? वो अपने दिल की लपक, अपने दिल की तड़प पे काबू पाते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए इसके करीब आया था, वरना दिल चाह रहा था कि इतने दिनों बाद मिलने पे उसे अपनी बाहों में भर डाले, ताकि इतने दिनों से बेचैन दिल कुछ संभल जाता। खामोश क्यों हो शहरबानो? अब तो तुम अपने घर में हो। पहले तुम मेरी कैद में थी, अब मैं तुम्हारी कैद में हूँ। जो चाहे फैसला सुना दो, तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है। तुम हाकिम हो इस वक्त और मैं गुलाम। हारून ने भारी संजीदा आवाज में कहते हुए उसको दोनों कंधों से थाम लिया था, और उसके हाथों की सख्त गिरफ्त से उसकी दीवार जान को एक मजबूत सहारा मिला था। बोलो शहरबानो, क्या करोगी आज, कैद या आज़ाद? उसने उसके कंधों पे दबाव डाला और उसे कुछ कहने पे उकसाया था। इससे पहले कि वो उसका चेहरा ऊंचा करता, वो यकदम फूट फूट के रोती हुई हारून के सीने से लग गई थी। उसके जब्त, उसके सब्र का दामन छूट चुका था, लेकिन उसकी इस बेख्तियार हरकत पे हारून का बेचैन दिल सचमुच संभल गया था। उसकी लपक, उसकी तड़प को सुकून सा मिला था, और तसल्ली हो गई थी कि वो उसे अपना कैदी रखना चाहती है, आज़ाद नहीं छोड़ सकती। थैंक यू शहरबानो, थैंक यू सो मच। वो उसे बाहों में भेजते हुए बेपनाह खुश हुआ था। शहरबानो ने उसे शिकस्त से बचा लिया था, उसने उसकी मेहनत को रायगां होने से बचा लिया था। उसने इस रस्म को तोड़ते हुए सैयद कासिम हुसैन की बेटी जरीना को बचा लिया था, और न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी को कब्र बनने से बचा लिया था, चाहे उसके लिए उसे अपनों से हमेशा के लिए बाइकआउट करना पड़ रहा था। मगर ये सौदा महंगा नहीं था, और इस सौदे पे जोहरा और माँ जी बहुत खुश थी। उन्होंने शहरबानो का हौसला बढ़ाया था, और साथ ही उसका छोटा-मोटा सामान भी तैयार कर दिया था। उस्मान को नए कपड़े पहनाए थे और जी भर के प्यार किया था। तब जाकर शहरबानो हारून से मिलने गेस्ट रूम में आई थी। यार, मुझे क्या पता था तुम मुझे इतनी बेताबी और इतने वालेहाना अंदाज में मिलोगी, वरना कसम से पहले ही मुर्शिद साईं के साथ ये मीटिंग तय कर लेता। बहुत बड़ी गलती की मैंने देर करके। वो अपने आप को शरारत से कोस रहा था, और शहरबानो उसकी बात सुनकर यकदम उससे अलग हो गई थी, चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ओके यार, कोई बात नहीं, बाकी की कसर घर जाके पूरी कर लेना। जब तक तुम कहोगी मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। उसने शहरबानों का चेहरा ऊंचा करते हुए उसे छेड़ा था। प्लीज हारून। वो रुख मोड़ गई थी। हारून की जान, दिल खरीद लिया है तुमने तो। वो बड़े फ्रेश मूड और बड़ी तरंग में था जब उसने उसे ब्रेक लगाए थे। क्या वापस नहीं चलना आपने? चलते हैं यार, चलते हैं। पहले तुम मेरे शहजादे को तो लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे चचा साईं यानी
اپنے مرشد سائیں سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں۔ وہ شہربانوں کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل آیا تھا اور شہربانوں کو ہارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دیکھ کر سید سراج حسین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا، جبکہ سید معراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے۔ یہ شہربانوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید معراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اور شہربانوں سب پہ ایک سے سکتی ہوئی نظر ڈال کر پلٹ گئی تھی، لیکن قدم بہت مضبوط تھے اور رسم کو توڑ ڈالنے کا خیال اور رسم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کا بیگ ہارون نے تھام رکھا تھا، جبکہ عثمان کو شہربانوں نے اپنی آغوش میں بھینچا ہوا تھا۔ رب راکھا شہربانوں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش آباد اور سدا سہاگن رکھے، زہرا نے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ ماں جی بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ ماں جی۔ آپ کبھی بھی فکر مت کرنا، آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانوں کو شرارت سے چھیڑتا ہوا اپنے گاؤں کی سمت گامزن تھا۔ اور شہربانوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عزم نیک ہوں تو تعبیر پا ہی لیتے ہیں، جیسے ہارون نے پائی تھی، کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی۔